कहानी की शुरुआत में ही हमें मेल लीड ह्योनवू और फीमेल लीड हेइन की शादी दिखाई जाती है, जहां दोनों की काफी ज्यादा हैप्पीली एंड धूमधाम से शादी होती है। ह्योनवू अपने वॉइस ओवर से बताता है कि तब सबका कहना था कि हमारी शादी वेडिंग ऑफ द सेंचुरी है। कोरिया की सबसे अमीर और पावरफुल फैमिली की वारिस ने एक नए एम्प्लॉय से शादी की। हम दोनों हमारी शादी से बहुत ज्यादा खुश हैं। इसके बाद ही हमें इन दोनों के बहुत सारे स्वीट सीन्स दिखाए जाते हैं। इससे हमें भी लगता है कि दोनों अपने मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा खुश हैं। देन हम देखते हैं कि ह्योनवू ये सब एक इंटरव्यू के दौरान बता रहा था। वो आगे बताता है कि हमारी शादी को 3 साल हो गए, पर अभी लगता है कि जैसे कल ही तो हमारी शादी हुई। लोग हमेशा मुझसे पूछते हैं कि देश की मोस्ट पावरफुल फैमिली का हिस्सा बनकर और एक क्वीन का हस्बैंड बनकर मैं कैसा फील करता हूँ। तो इसका जवाब है कि मैं बस एक लकी इंसान हूँ, जिससे मैंने प्यार किया, उससे मेरी शादी हो गई। इसके साथ ही हेइन का भी इंटरव्यू लिया जा रहा था, इसमें वो बताती है कि मुझे पता है कि लोग आज भी गॉसिप करते हैं कि ह्योनवू ने सिर्फ मेरी फैमिली और पैसों के लिए मुझसे शादी की, पर ये सारे रूमर सिर्फ इसीलिए फैलने शुरू किए कि मैंने दुनिया के सामने अपना फेस रिवील नहीं किया था। पर अब से ये सारे रूमर्स एंड गॉसिप खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आज मैं अपना फेस रिवील कर रही हूँ। जिसमें इंटरव्यूअर्स भी चुप हो जाते हैं। इधर ह्योनवू से उनकी मैरिड लाइफ के बारे में पूछा जाता है, जहाँ वो बताता है कि हमारी लाइफ भी नॉर्मल कपल्स की तरह ही है। सुबह साथ में उठते हैं, साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं, साथ में काम करने भी जाते हैं। इसी तरह दिन रात हम साथ में ही रहते हैं। पर असल में हम देखते हैं कि ह्योनवू और हेइन अलग अलग कमरे में रहते हैं। घर पे तो उनकी नाक के बराबर बात होती है, खाना साथ में खाते तो हैं, पर डाइनिंग टेबल के दोनों एंड में बैठकर दोनों साथ में ऑफिस तो जाते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं। हेइन इस क्वींस ग्रुप की सीईओ थी और ह्योनवू था क्वींस ग्रुप के लीगल डिपार्टमेंट का हेड, यानी वो एक लॉयर है। पर ये सब बताते हुए ह्योनवू का भी चेहरा एक पल के लिए उतर जाता है, पर फिर अपने चेहरे पर फेक स्माइल लाते हुए कहता है कि हम दोनों दिन रात एक साथ ही रहते हैं, जिससे मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। इधर हेइन से उनकी पहली मुलाकात के बारे में पूछा जाता है, तो हेइन बताती है कि 5 साल पहले मैं अब्रॉड से वापस आई थी। तब मैंने क्वींस ग्रुप ज्वाइन किया, एक इंटर्न बनकर, बिल्कुल किसी अंडरकवर एजेंट की तरह, क्योंकि मेरी असली आइडेंटिटी के बारे में किसी को भी पता नहीं था। पर हेइन को तब कोई काम नहीं आता था, उसे तो फोटोकॉपियर भी चलाना नहीं आता था। अब मशीन ऑन नहीं हो रही थी, इसलिए हेइन तो उसे लात मारने लग जाती है। इसे तब ह्योनवू ने देखा था, तो वो आकर मशीन ऑन कर देता है। इसी तरह ह्योनवू ने बहुत बार हेइन की मदद की थी। हेइन कहती कि मुझे समझने में देर नहीं हुई कि ह्योनवू मुझे लाइक करता है, इसलिए मेरी मदद करने के बहाने मुझसे फ्लर्ट कर रहा है। पर जब उनकी पहली मुलाकात के बारे में ह्योनवू से पूछा जाता है, तो वो भी इसी इंसिडेंट से शुरू करता है और बताता है कि ऐसा कुछ नहीं था। हेइन फोटोकॉपियर को बहुत लात मार रही थी, तो मुझे चिंता थी उस फोटोकॉपियर की। पर इतनी बार हेइन की मदद करने के बाद मुझे हेइन के लिए भी फिक्र होने लगी, क्योंकि तब वो बस एक न्यू इंटर्न थी और उसे कुछ नहीं आता था। वो हर काम में गलती करती थी, इसीलिए सब लोग उसके बारे में गॉसिप करते थे। पर तब तक हेइन भी ह्योनवू को लाइक करने लगी थी। ह्योनवू को हेइन के बारे में गॉसिप सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए एक दिन वो हेइन से कहता है अब ये गलती करना बंद करो, वरना तुम्हें कंपनी से निकाल दिया जाएगा। हेइन कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता। इस पे ह्योनवू कहता है कि अगर तुम किसी दूसरे कंपनी में भी गई तो वहाँ से भी तुम्हें निकाल देंगे अगर तुम ऐसे ही काम करती रही तो। हेइन कुछ कहने जाती है उससे पहले ह्योनवू कहता है जब भी कोई सुपीरियर तुम्हें डांटता है तो मुझे दिल से बुरा लगता है, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र होती है। उस दिन हेइन उससे कहती है कि पर तुम्हें मेरे लिए दिल से बुरा क्यों लगता है, तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों होती है। इस पे ह्योनवू से कुछ कह नहीं पा रहा था। हेइन कहती कि जब मुझे डांट पड़ती है तो भला तुम्हें क्यों मेरी फिक्र होती है। ह्योनवू तो नर्वस होने लगता है। जो हेइन उससे कहती है कि अच्छे से इस बारे में सोचना और फिर मुझे बताना ऐसा क्यों होता है। ये बोलकर वो चली जाती है। फिर रात को ऑफिस बंद होने के बाद हेइन बाहर अपने ड्राइवर को कॉल करके आने के लिए कहती है। बहुत बारिश हो रही थी, तभी ह्योनवू यहाँ पर आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास अम्ब्रेला नहीं है। हेइन कहती नहीं, तो ह्योनवू से अपना अम्ब्रेला ऑफर करता है और कहता है कि तुम्हें हमेशा मदद की जरूरत पड़ती है और तुम्हें परेशान देखना मुझे अच्छा नहीं लगता। उसने हेइन उससे पूछते है कि पहले तो तुम्हें मेरी फिक्र होती थी और अब तुम मुझे परेशानी में देख नहीं सकते, ऐसा क्यों। तो ह्योनवू से हिम्मत करके बताने लगता है कि मैंने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया था क्योंकि मुझे लगा था कि तुम इससे अनकंफर्टेबल फील करोगी, बट मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी के लॉ स्कूल का ग्रेजुएट हूँ। मेरा घर है योंगदुरी टाउन में, जहाँ मेरी फैमिली रहती है। मेरे पेरेंट्स पूरे टाउन में बहुत रिस्पेक्टेड हैं। हमारे पास 35 से भी ज्यादा गाय है और मैंने यहाँ शहर में 2 साल के लिए एक अपार्टमेंट लीज पे भी लिया है, यानी मुझे हर महीने रेंट पे करने की भी चिंता नहीं है। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, मेरा मतलब बस यही था कि मेरे पास अच्छे खासे कुछ सेविंग्स हैं। हेइन पूछते फिर तुम कहना क्या चाहते हो। ह्योनवू कहते कि अगर तुम्हें इस जॉब से निकाल भी दिया गया और अगर आगे तुम्हें कोई जॉब नहीं मिली तब भी मैं तुम्हारा ख्याल रख सकता हूँ। जिसमें हेइन थोड़ी सरप्राइज्ड होती है। ह्योनवू कहता है कि ऑनेस्टली कहूँ तो मैं हमेशा से ही यही चाहता था कि मेरी फ्यूचर वाइफ भी जॉब करे, पर अगर वो तुम होगी तो मैं अकेले भी जॉब करके हमारा घर चला लूंगा। हेइन तो उसका कन्फ्यूजन सुनकर शॉक्ड रह जाती है। उसे कुछ कहने जाती है पर उससे पहले ही ह्योनवू से कह देता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। अब हेइन भी उसे कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। जिसमें ह्योनवू कहता है कि तुम्हें आज जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए ज्यादा प्रेशर मत लेना। ये बोलकर उसे अपना अम्ब्रेला देता है और कहता है कि भीगना मत। हेइन उसे अम्ब्रेला नहीं ले रही थी, उसे कुछ कहने जाती है, पर उससे पहले ही ह्योनवू कहता है कि अपना ख्याल रखना और ये बोलकर वो बारिश में ही निकल जाता है। उसे जाते हुए देखकर हेइन कहती है कि मैं तो कह रही थी कि मेरा ड्राइवर मुझे पिक करने के लिए आने वाला है। पर इसके बाद तो हेइन और ज्यादा इंप्रेस हो गई थी और ह्योनवू को लाइक करने लगी थी। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, हेइन बताती है कि ऐसे हमारी लव स्टोरी की शुरुआत हुई थी। हमने काफी टाइम तक डेट किया, पर जैसे उसे मेरी फैमिली के बारे में पता चला वो रिजाइन देकर अपने होम टाउन चला गया। मेरे कॉल्स इग्नोर करने लगे, मुझसे बात करना बंद कर दिया। फ्लैशबैक में हम देखते हैं ह्योनवू अपने रूम में था और हेइन को ही याद कर रहा था। तभी उसके फोन पर हेइन का मैसेज आता है जिसमें वो ह्योनवू को बाहर आने के लिए
कहती है। तभी योनवू को हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। बाहर आकर देखता है तो उनके खेत में एक हेलीकॉप्टर लैंड करता है, जिसमें से हेइन निकलती है, जिसे देख टाउन के सब लोग तो हैरान रह जाते हैं। दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। हेइन चिल्लाकर कहती कि क्या तुम मुझे ऐसे ही छोड़ दोगे। अब योनवू भी उससे बहुत प्यार करता था, इसलिए वो भागकर जाता है, उसे गले लगा लेता है। इससे दोनों ही बहुत खुश होते हैं। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, योनवू बताता है कि उस दिन हेइन को देखकर ऐसा लगा था कि वो हेवन से उतरी कोई एंजल है, इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल थी। इंटरव्यूअर पूछते कि पहले ब्यूटीफुल लगती थी यानी कि अब नहीं लगती। उसने योनवू थोड़ा नर्वस होते हुए कहता है कि ऐसा नहीं है, वो तो अब भी एक एंजल ही है। मैंने आपको इतनी बार बताया ना कि मैं अपनी शादी में बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं और हेइन एक बहुत ही अच्छी मैरिड लाइफ बिता रहे हैं। अब भी हम दोनों एक दूसरे से उतना ही प्यार करते हैं जितना 3 साल पहले करते थे। पर योनवू को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो झूठ बोल रहा था। अब आखिर इनके बीच क्या प्रॉब्लम है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। पर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि योनवू के कुछ कलीग्स जो कि उसके लॉ स्कूल के फ्रेंड्स भी थे, और ये सब भी योनवू के साथ क्वींस ग्रुप की लीगल टीम में ही थे। तो एक फ्रेंड बाकियों को बताता है कि योनवू हेइन को डिवोर्स देने वाला है और वो चाहता है कि हम में से कोई एक उसका अटॉर्नी बने और उसके डिवोर्स सेटलमेंट को पूरा करे। लेकिन ये सभी बहाना मारने लग जाते हैं। पर असल में ये सब क्वींस ग्रुप से डरते थे, क्योंकि अगर इन्होंने कोर्ट में योनवू की साइड ली मतलब होगा क्वींस ग्रुप को अपोज करना, और आज तक जिसने भी क्वींस ग्रुप से पंगा लिया है वो बर्बाद हो चुका है। इसीलिए ये सभी कहते हैं कि आखिर योनवू भी तो एक लॉयर है, तो क्यों ना वो खुद ही ये केस लड़े। पर ये सभी एक बात से हैरान होते हैं कि आखिर योनवू को डिवोर्स क्यों चाहिए। वो तो एक ड्रीम लाइफ जी रहा है, कोरिया की सबसे अमीर फैमिली का दामाद बनकर। कोई पागल ही होगा जो ऐसी जिंदगी छोड़ना चाहेगा और क्वींस ग्रुप के खिलाफ जाएगा। इसके बाद हम हेइन को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस आती है और अपने असिस्टेंट से पूछती है क्या मुझे 1 ट्रिलियन क्लब की ओर से ग्रुप चैट का इनवाइट आया। असिस्टेंट बताते कि नहीं, क्योंकि हमारी मंथली सेल 900 बिलियन का है। हेइन कहती इतना भी बड़ा डिफरेंस नहीं है, 1 ट्रिलियन होने में बस 100 बिलियन का फर्क था। और एक इंटरनेशनल ब्रांड है हर्षाइना करके जो सिर्फ उन्हीं कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करता है, इस 1 ट्रिलियन क्लब में होता है। इसीलिए हेइन डिसाइड करती है कि जिन ब्रांड्स का अच्छा सेल नहीं होता वो उन सारे ब्रांड्स को अपनी कंपनी से कट ऑफ कर देगी। तो हेइन तुरंत एक मीटिंग बुलाती है जहाँ से उनके कंपनी के उन सारे ब्रांड्स का नाम मिल जाता है जिनकी सेल कम है। तो वो इन सारे ब्रांड्स को बंद करने का ऑर्डर देती है। पर एक डायरेक्टर बताते हैं कि हमने लीगल टीम से बात की इस बारे में, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि हम इन ब्रांड्स को ऐसे अचानक बंद नहीं कर सकते। हेइन गुस्से में पूछते कि किसने कहा। तो डायरेक्टर बताते हैं कि मिस्टर योनवू ने। जिसके अगले ही सीन में हेइन की असिस्टेंट योनवू के डिपार्टमेंट में जाती है और उसे बताते हैं कि सीईओ आपसे मिलना चाहती है। योनवू कहता है कि मैं अभी मीटिंग में हूँ, थोड़ी देर बाद जाऊंगा। पर तभी एक दूसरा डायरेक्टर आकर बताता है सीईओ काफी अपसेट है, इसीलिए आपको जल्दी से आने के लिए कहा है। योनवू का वहाँ पे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। योनवू काफी चिढ़ा हुआ भी था, पर फिर भी वो चला जाता है। जहाँ हेइन उससे पूछते कि आखिर हम उन ब्रांड्स को क्यों नहीं बंद कर सकते जो हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। योनवू उसे बताता है कि उन सारे ब्रांड्स ने बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट किए हैं, हम उन ब्रांड्स को ऐसे ही बंद करके नहीं निकाल सकते। हेइन कहती है कि उन सारे ब्रांड्स के खिलाफ लॉ सूट फाइल करो। योनवू कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं होगा, हम उनसे जीत नहीं सकते। अभी लॉज बहुत बदल चुके हैं, बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स अपने पावर्स का मिसयूज ना करे, इसके लिए बहुत सारे नियम बनाए गए हैं। ये सुन हेइन पूछते कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपने पावर्स का मिसयूज कर रही हूँ। योनवू कहने जाता है कि मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। पर उसे रोकते हुए हेइन कहते कि क्या तुम्हें लगता है कि हमारी कंपनी कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ब्रांड से हमें कोई प्रॉफिट ना हो उन्हें हम फिर भी अपने साथ रखें और अपना खुद का नुकसान करे। योनवू बताता है कि सेल्स डिपार्टमेंट में गड़बड़ी है, वो लोग उन ब्रांड्स को ज्यादा प्रमोट नहीं करते, इससे लोगों को उन ब्रांड्स के बारे में पता ही नहीं चलता, जिस वजह से उनकी सेल्स कम होती है। इसके लिए भी वो ब्रांड्स हमारे खिलाफ कंप्लेन कर सकती है। वो लोग मीडिया में भी जा सकते हैं, इवन हमारे खिलाफ केस भी कर सकते हैं, जिससे हमारे लिए प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाएगी। इससे अच्छा होगा कि हम उन ब्रांड्स को हेल्प करें, उन ब्रांड्स को अच्छे से प्रमोट करने में, जिससे हमारी सेल्स बढ़ सके। उसने हेइन से कहती कि मिस्टर योनवू, क्या मैंने आपसे कोई एडवाइस मांगी? मैं आपको बता रही हूँ उन ब्रांड्स को बंद करने के लिए। अगर वो लोग नहीं मानते तो उन पे केस करो और उनके खिलाफ केस जीतो, जो आपकी लीगल टीम की जिम्मेदारी है। योनवू को काफी गुस्सा तो आता है, पर फिर भी वो यस मैम कहता है। उसके बाद ही हेइन चली जाती है, तो योनवू भी उसके बाद चला जाता है। वो लिफ्ट में जाता है, तभी उसके पास हेइन आती है जो लिफ्ट बंद कर देती है। उसे कहती है कि क्या तुम्हें बहुत ज्यादा जल्दी है दूसरों के सामने ये दिखाने की कि हम दोनों में बनती नहीं है। योनवू कहता है कि हमारे रिलेशनशिप से इसका कोई लेना देना नहीं है। इस पे हेइन कहते हैं कि तभी तुम मेरे खिलाफ जा रहे हो, मैं जिस स्टोर मैनेजर को निकालने वाली थी तुमने पहले उसे मेरे बारे में वार्निंग दे दिया। योनवू कहता है कि वो मैनेजर हमारे साथ बहुत पहले से काम करते हैं, वो अभी बहुत हार्ड वर्किंग है, छोटी सी गलती के लिए उन्हें निकालना सही नहीं है। जो सुन हेइन कहती कि तुम कुछ ज्यादा ही काइंड हो और तुम्हें दूसरों की इतनी ज्यादा फिक्र है, क्या तुम उनके लिए कोई हीरो बनना चाहते हो? दूसरों के बारे में सोचना छोड़ो और अपने करीबियों के बारे में सोचो। योनवू कहता है क्या तुम अपनी बात कर रही हो? अगर हाँ तो क्या तुम्हें लगता है कि हम दोनों के बीच कोई ऐसा करीबी रिश्ता है? हेइन के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। योनवू कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, 1 घंटे में मुझे लॉन्च में आकर मिलो। हेइन ठीक है कहकर गुस्से में चली जाती है, तो योनवू उसके आने का इंतजार करने लगता है, लेकिन 1 घंटे से शाम हो जाती है, फिर रात हो जाती है। इसलिए योनवू अपने केबिन में लौट आता है, जहाँ हम देखते हैं कि वो अपना डिवोर्स पेपर तैयार करता है। इसके और वो देख ही रहा था, तभी उसे फोन पर हेइन का मैसेज आता है, जिसमें उसने योनवू को फैमिली रूम में आने के लिए कहा था, जिससे देख योनवू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पर फिर भी वो हेइन के घर चला आता है, जहाँ हमें पता चलता है कि योनवू तो घर जमाई बनकर ही होंग फैमिली में रहता है। उसके बाद हम मिलते हैं हेइन के फैमिली मेंबर से। इसमें है क्वीन ग्रुप के चेयरमैन मिस्टर होंग, चेयरमैन का बेटा बॉमजुन जो कि हेइन के डैड हैं, हेइन की मॉम स्योनहा, हेइन का एक भाई है सुचियोल जिसकी वाइफ है दाहाई, ग्रैंडपा की एक गर्लफ्रेंड भी है जिनका नाम है स्योलही, हेइन की एक आंट है जिनका नाम है बॉमजा जो फिलहाल तो जेल में है, जिनके बारे में हमें आगे पता चलेगा।
पड़ेगा। योनवो के लेट आने की वजह से हेइन की मॉम उसे कुछ बातें सुनाती है तो योनवो ने सॉरी कहता है। सुचोल था क्वीन मार्ट का सीईओ जहाँ उसने कुछ गड़बड़ी कर दी थी, तो वो योनवो को मैटर क्लियर अप करने के लिए कहता है। योनवो उसे कहता है कि क्वीन मार्ट के प्रॉब्लम सॉल्व करना मेरा काम नहीं है, पर सुचोल कहता है कि मेरे लॉयर से ये काम नहीं होगा, इसलिए तुम्हें ही करना पड़ेगा। क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? योनवो इससे पहले कुछ कहने जाए हेइन की मॉम उसे कह देती है कि हाँ कहने में कितनी दिक्कत होती है तुम्हें। अब योनवो और क्या कहता वो हाँ कह देता है, जिससे हमें समझ आता है कि हेइन की पूरी फैमिली उस पर हुक्म चलाती है, पर हेइन उसके लिए स्टैंड नहीं लेती। देन हेइन की मॉम उन दोनों से कहती है कि हम लोग चाहते हैं कि तुम दोनों बेबी प्लानिंग शुरू करो, जिससे पब्लिक तुम दोनों के बारे में गॉसिप करना बंद करे। और बच्चे के आने के बाद योनवो तुम 2 साल के लिए बॉस्टन जाओगे अपना MBA डिग्री कंप्लीट करने के लिए। इस पे योनवो कहता है कि मैंने कहा है ना मुझे MBA करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस पर हेइन की मॉम कहती है कि और मैंने भी कहा था कि तुम क्या करोगे और क्या नहीं ये डिसाइड तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। अब उनकी बहस को देखते हुए इनके डैड कहते हैं कि मैं सुबिन से मई महीने में मिलना चाहूंगा। जो सुन सब लोग पूछते हैं कि ये सुबिन कौन है। इस पर हेइन के डैड बताते हैं कि मेरी ग्रैंड डॉटर यानी हेइन और योनवो की बेटी होंग सुबिन। जो सुन योनवो पूछता है कि होंग सुबिन क्यों, बेग सुबिन क्यों नहीं। जो सुन हेइन के डैड उससे कहते हैं कि क्या तुम नहीं चाहते कि मेरी ग्रैंड डॉटर को उसकी मॉम का सरनेम मिले। हमें ये पैट्रियार्चल सिस्टम को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, पापा का सरनेम यूज करना काफी ओल्ड फैशन है। ये सब सुन योनवो अब उन्हें क्या ही कहता, चुपचाप उनकी बातें सुन लेता है। इस पर भी हेइन योनवो के सपोर्ट में कुछ भी नहीं कहती, जिससे योनवो उससे काफी डिसअपॉइंट होता है। इसीलिए अपने रूम में जाते हुए योनवो हेइन को रोकते हुए कहता है कि हमें बात करनी होगी। हेइन कहती हाँ बोलो। योनवो कहता है कि क्या हमें बेबी प्लानिंग करना चाहिए, हमारे बीच जो कुछ भी चल रहा है इसके बावजूद भी, और मुझे अकेले अब्रॉड भी जाना पड़ेगा। हेइन कहती हाँ इसमें क्या हुआ, अच्छी तो बात है, कहीं तुम ये तो नहीं चाहते कि मैं भी तुम्हारे साथ अब्रॉड चलूं। योनवो कहता है बिल्कुल नहीं। हेइन कहती हाँ तो बस अपने हिस्से का काम करो फिर अब्रॉड चले जाना, हमारे बच्चे का ध्यान रखने के लिए हम किसी और को हायर कर लेंगे। सिंपल और अच्छा आइडिया तो है। जो सुन योनवो कहता है कि क्या तुम थोड़ी सी भी सीरियस हो, तुम सच में बच्चा चाहती हो। हेइन कहती हाँ अगर जरूरत पड़ी तो। ये सब सुन योनवो को तो और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कुछ कहने जाता है इससे पहले हेइन को एक कॉल आ जाता है, इसमें वो अपने और योनवो के बारे में एक अच्छा सा आर्टिकल पब्लिश करने को कहती है। स्पेशली योनवो के बारे में अच्छे से लिखने के लिए कहती है कि वो सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, जहाँ की लॉ स्कूल का वो बेस्ट लॉयर है। ये बात अगेन योनवो को पसंद नहीं आती, तो वो उसे कहता है कि तुम ये इंटरव्यूज करना बंद करो, मैं इन इंटरव्यूज से थक चुका हूँ, अगर तुम्हें इतना ही इंटरव्यू देने का मन करता है तो अकेले करो। हेइन कहती है अकेले कैसे करूँ, हमारी शादी के बारे में ही सारे इंटरव्यूज होते हैं। तो योनवो कहता है कि तुम खुद उन्हें मेरे बारे में सब बता देना, जो मन में आएगा बता देना, हम दोनों कितना प्यार करते हैं, एक दूसरे से हैप्पीली मैरिड हैं, वैसे भी तो सब झूठ है, क्या फर्क पड़ता है। ये बोलकर वो गुस्से में घर से निकल जाता है और हेइन बस चुपचाप खड़ी रहती है। अभी उसे फिर से कॉल आता है, इसमें हेइन कहती है कि उनके कौन से फोटोज को पब्लिश करना है वो मैं तुम्हें बताऊंगी। इधर योनवो तो गुस्से में चलकर ही घर से बाहर निकल जाता है। इधर हेइन का भाई सुचियोल गार्डन में घूम रहा था, तभी हेइन आकर उसे खींचकर एक टपली मारती है। सुचियोल पूछता है कि तुम मुझे मार क्यों रही हो। हेइन कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड को ऑर्डर करने की। ये बोलकर उसे मारने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगती है। वहीं सुचियोल तो डर के मारे पीछे भागने लगता है, तो हेइन उसकी थोड़ी पिटाई कर देती है, उससे वार्न करती है कि फ्यूचर में योनवो को कभी ऑर्डर देने के बारे में मत सोचना, या अगर कभी तुमने उसे डिसरेस्पेक्ट किया तो याद रखना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। सुचियोल डर के मारे उसकी बात मान जाता है, तो हेइन यहाँ से जाने लगती है, जिसे देख सुचियोल कहता है कि तुम खुद तो उसे इतना बुली किया करती हो और मुझ पे गुस्सा उतार रही हो, तुम एक नंबर की साइकोपैथ हो। जो सुन हेइन रुक जाती है, पर उसके पीछे मुड़ने से पहले ही सुचियोल उसे सॉरी कहकर भाग जाता है। तो इधर हम योनवो को देखते हैं जो अपने फ्रेंड यांग के साथ ड्रिंक करने के लिए बैठ गया था। यांग उसे समझाते हुए कहता है कि हम सब चाहते हैं कि तुम हेइन को डिवोर्स देने से पहले एक और बार अच्छे से सोच लो। योनवो अपना सर नीचे किया हुआ था, जिसे देख यांग पूछता है कि क्या तुम रो रहे हो। योनवो तो स्माइल करने लगता है और कहता है कि मैं जब ड्रिंक करता हूँ तो और ज्यादा क्यूट लगता हूँ, और उसने कहा था कि मेरी क्यूटनेस मेरी सबसे पावरफुल वेपन है। यांग पूछता है किसने कहा था। योनवो कहता है कि हेइन ने कहा था। हेइन का नाम लेते ही उसके चेहरे से हंसी गायब हो जाती है, और इन 3 सालों में उसने जो कुछ भी झेला है वो सब बताते हुए योनवो तो एकदम रो ही पड़ता है। बताता है कि उसने कहा था कि मैं क्यूट हूँ। यांग कहता है कि बस कर जा, अब ज्यादा हो रहा है। योनवो तो रोते हुए कहने लग जाता है कि मैं इतना क्यूट क्यों हूँ, मेरी क्यूटनेस से वो इम्प्रेस क्यों हुई, मैंने उसका दिल क्यों धड़काया, और पता नहीं मुझे भी उससे प्यार क्यों हुआ, जिस वजह से मैंने अपनी खुद की लाइफ बर्बाद कर ली है। अगर मैं क्यूट नहीं होता तो वो मुझसे शादी नहीं करती, पता नहीं गॉड ने मुझे इतना क्यूट क्यों बनाया। यांग कहता है कि चल अब बहुत हो गया, घर चलते हैं, मेरी वाइफ भी घर पर वेट कर रही होगी। योनवो तो और जोर से रोते हुए कहने लग जाता है कि मुझे घर नहीं जाना है, तू चला जा। यांग कहता है तुझे इस हालत में छोड़कर कैसे जाऊं। योनवो कहता है कि तू चला जा, मुझे कोई ना कोई आकर सही सलामत घर पहुंचा देंगे। यांग पूछता है कौन ले जाएगा। योनवो कहता है कि वो लोग कहीं आसपास ही होंगे। तभी उसकी नजर पड़ती है थोड़ी दूर बैठे 2 आदमियों पर, तो वो यांग को उन्हें दिखाते हुए कहता है कि वो दोनों मुझे घर पहुंचा देंगे। यांग कहता है कि तुझे कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है, कोई अनजान लोग तुम्हें क्यों ले जाएंगे। योनवो कहता है देखना चाहेगा। ये बोलकर वो उठ जाता है, तो वो दोनों भी उठ जाते हैं। योनवो के बैठने पर वो दोनों भी बैठ जाते हैं। इस तरह 2-3 बार वो उठता बैठता है, तो ये 2 आदमी भी उसके साथ उठते बैठते हैं, जिन्हें देखकर यांग हैरान रह जाता है। योनवो उसे बताता है कि मैंने जितनी बार भी इनसे डिवोर्स लूं या नहीं ये डिसाइड करने के लिए पत्तियां तोड़ी है, जवाब में हर बार नहीं ही आता है। यांग कहता है कि तो समझ लो किस्मत भी तुम दोनों को अलग नहीं होने देना चाहती। योनवो अपना रोना कंटिन्यू रखता है, कहता है कि इस दुनिया में कोई भी मेरे साइड नहीं है, इवन एक पत्ती भी मेरे साइड नहीं है। अब उसका रोना धोना देखकर यांग भी अपनी कहानी सुनाने लग जाता है, क्योंकि उसकी वाइफ भी हमेशा उस पर काफी गुस्सा करती है। योनवो को अब उसके लिए बुरा लगता है, तो उसे कहता है कि जा भाई तू घर चला जा, वरना बेकार में तुझे भी अपनी वाइफ से डांट पड़ेगी। ये बोलकर वो अकेले ही रोने लग जाता है। फिर कुछ देर बाद वो
अकेले ही चलते हुए घर की ओर जाने लगता है, ये चिल्लाते हुए कि कौन कहता है कि प्यार खूबसूरत होती है, इस प्यार ने मेरी लाइफ का वाट लगा रखा है। तभी वो उन दोनों को अपने पीछे आते हुए देखता है तो वो उन दोनों से कहने लगता है कि अबे जाओ ना तुम दोनों, मैं क्या अब शांति से रोते हुए घर भी नहीं जा सकता। जिसमें वो दोनों दूसरी ओर जाने लगते हैं तो ह्योनवू सैड सॉन्ग गाता हुआ घर की ओर जाने लगता है। तो घर पहुंचकर वो हेन के रूम की ओर आने लगता है। हेन भी जाग रही थी, जो ह्योनवू के पैरों की आवाज सुनकर अपने रूम के दरवाजे के पास आती है ताकि अगर ह्योनवू दरवाजा नॉक करे तो वो खोल सके। इधर ह्योनवू काफी देर तक हेन के रूम के बाहर ही खड़ा रहता है पर वो उसके रूम में नहीं जाता। पीछे लौटकर वो अपने रूम चला आता है। उसके रूम का दरवाजा बंद होने की आवाज सुनकर हेन भी अपने बेड पर वापस आ जाती है। इससे हमें ये बात तो समझ आती है कि दोनों अब भी एक दूसरे से प्यार तो करते हैं। तो हेन अपने लैपटॉप में ह्योनवू के ही फोटोज देखने लगती है। ह्योनवू का स्माइल करता हुआ फोटो देख वो रियलाइज तो करती है कि उसने कितने टाइम से ह्योनवू को अपने सामने स्माइल करता हुआ नहीं देखा। वहीं अगले दिन ह्योनवू जेल आता है हेन की आंट बोमजा से मिलने के लिए, जहाँ हमें पता चलता है कि बोमजा की 3 शादी हो चुकी है पर सबको उसने कुछ ही टाइम बाद डिवोर्स दे दिया था। इसने कंपनी के पैसों का घोटाला किया था। इसके बारे में चेयरमैन को पता चल गया था। इससे बोमजा को लगा था इस बारे में चेयरमैन की गर्लफ्रेंड यानी कि सोली ने चेयरमैन को बताया होगा, इसीलिए बोमजा ने सोली पर अटैक कर दिया था। इससे गुस्सा होकर चेयरमैन ने बोमजा को जेल में डलवा दिया था। पर अब उन्हें बोमजा की तबीयत की फिक्र हो रही थी, इसीलिए उन्होंने ह्योनवू को यहाँ उनकी बेल कराने के लिए भेजा था। तो आज ही हेन की ग्रैंडमा यानी चेयरमैन की वाइफ का डेथ एनिवर्सरी था, तो उनकी मेमोरियल सर्विस पे सभी लोग आए थे। यहाँ हमें चेयरमैन के सबसे बड़े बेटे बोमसियो के बारे में पता चलता है। इसका अपने डैड यानी चेयरमैन के साथ झगड़ा होने की वजह से अब्रॉड चला गया था और आज वो भी मेमोरियल सर्विस में आने वाला था। इसी के साथ होंग फैमिली के सारे सन इन लॉज आए होते हैं, क्योंकि होंग फैमिली का ये ट्रेडिशन था कि मेमोरियल सर्विस में होंग फैमिली में जितने भी सन इन लॉज हैं वो सभी मेमोरियल सर्विस की तैयारी करते हैं, स्पेशली सारा खाना बनाते हैं। तो हेना सुजोल के जितने भी सारे कजिन्स थे उन सबके हस्बैंड्स एंड इवन ह्योनवू भी उनके साथ मिलकर सारी तैयारी कर रहा था। जहाँ हमें पता चलता है कि होंग फैमिली के सारे सन इन लॉज का सेम हाल था। सभी लोग इस होंग फैमिली से बहुत परेशान थे, लेकिन इन सभी को ह्योनवू के लिए ज्यादा बुरा लगता था, क्योंकि ये सभी तो हेन के दूर के कजन सिस्टर्स के हस्बैंड्स थे। पर ह्योनवू तो इस पूरे क्वीन ग्रुप के सीईओ का हस्बैंड था, इसीलिए उसे कितना कुछ झेलना पड़ता होगा। तो ह्योनवू उन सबको गॉसिप छोड़कर काम में ध्यान देने के लिए कहता है। इधर चेयरमैन की गर्लफ्रेंड सोली भी पहुंच जाती है, जिन्हें यहाँ कोई ज्यादा पसंद तो नहीं करता था। चेयरमैन की वजह से कोई उन्हें कुछ कह भी नहीं पाता था। तो कुछ ही देर में मेमोरियल सर्विस शुरू होती है, लेकिन उसी के दौरान बोमजा एंट्री मारती है, जो आते ही यहाँ पर हंगामा शुरू कर देती है। स्पेशली उसे अपने डैड यानी चेयरमैन की गर्लफ्रेंड से प्रॉब्लम थी। वो तो यहाँ चिल्ला चिल्ला कर कहने लग जाती है इसी सोली ने हमारी मॉम को मारा है और तुम लोग इसे मेरी मॉम की मेमोरियल सर्विस में कैसे एंट्री दे सकते हो। वो अपने डैड अपने भाई से यही सब कहने लग जाती है। इनके डैड उसे समझाते हैं कि हमारी मॉम की डेथ हार्ट अटैक से हुई है, मिस सोली की वजह से नहीं हुई। पर बोमजा अपनी जिद पे अड़ी रहती है कि वो हार्ट अटैक भी इसी की वजह से आया था, हमारी मॉम को इसी ने मारा है। बोमजा अपने मॉम के भाई यानी कि अपने मामा से कहती है कि आपको मेरी बातों पर बिलीव करना ही होगा कि आपकी लाडली बहन को इसी सोली ने मारा है। मामा जी भी उसे बताते हैं कि हमारी फैमिली में सभी को हार्ट की प्रॉब्लम थी और एक नॉर्मल हार्ट अटैक से ही उनकी मौत हुई है। तो इनके डैड उसे शांत कराते हैं और इस मेमोरियल सर्विस को कंटिन्यू रखते हैं। चेयरमैन का बड़ा बेटा गेट के बाहर ही था, जिसे ऊपर से चेयरमैन देखकर कहते हैं कि ये बस यहाँ पे नाटक करने आया है, इसे बस यहाँ आकर अपनी फोटो खिंचानी थी। जिससे हमें समझ आता है कि इन दोनों का अच्छा खासा झगड़ा हुआ है। अब आज ही ह्योनवू के डैड का बर्थडे था, लेकिन इस मेमोरियल सर्विस की वजह से होंग फैमिली के किसी भी दामाद को इस घर से बाहर जाने का अलाउड ही नहीं था, जिस वजह से ह्योनवू को यहीं पे रहना पड़ता है। डायरेक्टर जो करके कोई पुराना एम्प्लॉय था, जिन्होंने अचानक से रिजाइन कर दिया था। इनके डैड को उन पर डाउट था कि ऐसे अचानक से उनका रिजाइन करना काफी सस्पिशियस है, इसीलिए वो ह्योनवू को उनके बारे में पता करने के लिए कहता है और कहता है कि अगर उसने किसी भी तरह से हमारी फैमिली को धोखा दिया है तो उसकी हालत बहुत बुरी होगी, क्योंकि मुझे धोखा देने वाले को मैं सिर्फ पनिशमेंट नहीं देता बल्कि उन्हें बर्बाद कर देता हूँ। ह्योनवू कहता है कि उन्होंने इतने सालों से आपकी कंपनी में काम किया है, उन्हें इतना बुरा ट्रीट करना अच्छा नहीं होगा। जोसन हेन के डैड जो गुस्से से उसे देखते हैं, ह्योनवू तो डर ही जाता है। डैड उसे कहते हैं कि इसके जरिए मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जो भी मेरे खिलाफ मेरी फैमिली के खिलाफ उसका हाल क्या होगा। जोसन ह्योनवू तो और ज्यादा डर जाता है, क्योंकि वो तो इनकी बेटी को डिवोर्स देने के बारे में सोच रहा था। तो अगर कहीं इन्हें इनको डिवोर्स देने के बारे में पता चला तो ये ह्योनवू की क्या हालत करेंगे। यही सब सोचकर ह्योनवू तो और ज्यादा डरने लग जाता है। पर अगले दिन वो सीधे चला जाता है हॉस्पिटल, जहाँ वो डॉक्टर को बताता है कि मेरी भूख तो जैसे गायब ही हो गई है, अपने आसपास लोगों को देखकर मुझे सफोकेशन सा फील होता है। अब ये सब बोलते हुए भी ये काफी ज्यादा नर्वस सा लग रहा था। डॉक्टर उसकी रिपोर्ट चेक करके बताते हैं तुम्हारा स्ट्रेस लेवल बहुत ही ज्यादा हाई है। तुमने सेंटेंस कॉम्प्लीशन टेस्ट में अपने बारे में जो लिखा है तुम्हारी अभी सबसे बड़ी इच्छा है डिवोर्स लेना, बता सकते हो कि तुम ऐसा क्यों चाहते हो। तो ह्योनवू उसे सब कुछ बताने लगता है कि मैं अपने इन लॉज के घर पे ही रहता हूँ, जिस फैमिली में एक ग्रैंडपा है, उनकी एक गर्लफ्रेंड भी है, मेरे सास ससुर, एक साला और उसकी वाइफ, और अभी अभी जेल से रिहा हुई एक आंटी भी है। आज के जमाने में भी सब एक साथ रहते हैं, काफी ब्लेस्ड हो तुम। ह्योनवू कहता है हाँ, इतना ब्लेस्ड हूँ कि हम पूरी फैमिली रात को साथ में खाना खाते हैं। दिन रात को 9 बजे पूरी फैमिली इकट्ठा होती है पूरे दिन के बारे में डिस्कस करने के लिए। इतना ही नहीं, हर हॉलीडेज, वीकेंड्स, बर्थडे, क्रिसमस, डेथ एनिवर्सरी पूरी फैमिली साथ ही मनाती है। साल में 15 मेमोरियल सर्विस अटेंड करने होते हैं, जहाँ मैं और इस फैमिली के सारे दामाद सुबह से रात तक लगातार काम करते हैं। पता नहीं इनकी फैमिली में ये कैसा रिवाज है। कुल मिलाकर बात यह है कि मेरा कोई पर्सनल टाइम ही नहीं बचा है। डॉक्टर उसके जॉब के बारे में पूछते हैं। ह्योनवू बताता है कि अच्छी
जॉब तो है जहाँ मेरी वाइफ मेरी बॉस है और मेरी वाइफ का बॉस है मेरे फादर इन लॉ और उनके बॉस है मेरे ग्रैंडफादर इन लॉ। मेरे दिल से लेकर हाथ पैर सब कांपने लगते हैं जब भी उनमें से किसी का भी कॉल या बुलावा आता है। सोचते हुए परेशान हो जाता हूँ कि ये लोग अब मुझसे क्या करवाएंगे। तो डॉक्टर कहते हैं कि तुम इस स्ट्रेसफुल माहौल से अपने आप को दूर क्यों नहीं कर लेते। वो कहता है कि उसके लिए एक ही ऑप्शन है, डिवोर्स का। डॉक्टर कहते हैं कि तुम ये भी तो कर सकते हो कि अपनी वाइफ को लेकर इन लॉज के घर से कहीं दूर रहने लगो। इस पर यॉनवू बताता है कि मैं जितना अपने इन लॉज को नापसंद करता हूँ उससे ज्यादा मैं अपनी वाइफ से नफरत करता हूँ। डॉक्टर पूछते हैं कि ऐसा क्यों। इस पर यॉनवू बताता है कि उसे मेरी थोड़ी सी भी केयर नहीं है। उसकी फैमिली मुझे किस तरह से ट्रीट करती है लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो बहुत सेल्फिश है और बस अपने बारे में ही सोचती है। मैं बस उसकी वजह से ही उसकी फैमिली में घर जमाए बनकर रहने के लिए माना और आज तक बस उसके लिए ही सब कुछ झेलता आया हूँ, पर उसे मेरी कोई फिक्र नहीं है। शादी से पहले उसने कहा था कि मैं उस पर ट्रस्ट कर सकता हूँ। तो एक छोटे से फ्लैशबैक में हम देखते हैं 3 साल पहले जब हेइन हेलीकॉप्टर से यॉनवू के होम टाउन आई थी तब उसने यॉनवू से प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें कभी रोने नहीं दूंगी। कमिंग बैक टू प्रेजेंट इसे याद करके यॉनवू कहता है कि मैं ही इडियट था जो उसकी बातों पर बिलीव कर लिया। डॉक्टर पूछते क्या तुम मुझसे हर्ट हो या इन सब की वजह से अपसेट हो। यॉनवू ने कहता है कि अभी तो मैं उसके लिए कुछ भी फील नहीं करता, बस नफरत करता हूँ, इसीलिए मैं उससे डिवोर्स चाहता हूँ क्योंकि अब बस यही एक तरीका है जिससे मैं शांति से अपना लाइफ जी सकता हूँ। इस पर डॉक्टर पूछते हैं कि तो अभी तक तुमने डिवोर्स क्यों नहीं दिया। इस पर यॉनवू बताता है कि क्योंकि मैं इससे मर भी सकता हूँ, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ बहुत खतरनाक आदमी है। जो भी उनके या उनके फैमिली के खिलाफ जाता है वो उसका बहुत बुरा असर करते हैं। यॉनवू की कंडीशन जानकर डॉक्टर भी हैरान रह जाते हैं और उन्हें भी यॉनवू पर दया आता है। तो डॉक्टर उसके लिए कुछ मेडिसिन देते हैं और उसे गले लगाकर हौसला देते हैं। वैसे इन दोनों को फिर से एक साथ देखकर इट्स ओके टू नॉट बी ओके की याद आ गई। इसमें इन दोनों ने मून ब्रदर्स का रोल प्ले किया था और वैसे हेइन का भाई सूचियोल भी उस ड्रामा में था। तो यॉनवू डॉक्टर को गुड बाय कहकर चला जाता है। इसके बाद हम मिलते हैं ग्रेस से जो कि होंग फैमिली की बटलर थी, जो बड़े बड़े घरों के बच्चों का मैच मेकिंग और डेटिंग वगैरह फिक्स कराती थी। तो एक क्वींस डिपार्टमेंटल स्टोर में आई हुई थी जहाँ हेइन को देखकर उससे कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली होने की कोशिश करती है, पर हेइन उसे कोई भाव नहीं देती, उल्टा इसे वार्निंग दे देती है कि अगली बार से थोड़ा केयरफुल रहना, ये कहकर चली जाती है। इससे ग्रेस को तो काफी गुस्सा आता है क्योंकि सबके सामने उसका मजाक जो बन गया, इसीलिए वो गुस्से में सीधे चली आती है यॉनवू के केबिन में जहाँ उसे बताती है कि आप तो जानते ही हो कि मेरे बहुत सारे बड़े बड़े फैमिलीज के साथ अच्छी पहचान है, उन्हीं में से एक दायोंग ग्रुप है। आपने मिस्टर दायोंग के बड़े बेटे के एक्सीडेंट के बारे में सुना ही होगा। यॉनवू हाँ कहता है। तो ये बताती है कि उस एक्सीडेंट में मिस्टर दायोंग के बड़े बेटे की मौत हो गई है, लेकिन उसकी वाइफ को उसके प्रॉपर्टी में से कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि उसने अपने विल में लिख रखा था कि उसकी सारी प्रॉपर्टी सिर्फ उसके बच्चे और उसके नीस नेफ्यू को मिलेगी, जिस वजह से अब उसकी वाइफ को कुछ भी नहीं मिलेगा। इस पर यॉनवू उसे बताता है कि ऐसा नहीं होता, वाइफ लॉसूट फाइल कर सकती है क्योंकि वो लीगली उसकी प्रॉपर्टीज की आधी मालकिन है। आप चाहे तो मैं एक अच्छे लॉयर का पता दे सकता हूँ, आप उनको बता देना उस लॉयर से कांटेक्ट करने के लिए। इस पे ग्रेस कहते हैं कि इसकी क्या जरूरत है, आपसे अच्छा लॉयर और कौन होगा, और वैसे भी तो आपकी सिचुएशन भी ऐसी ही है। यॉनवू पूछता है कि क्या मतलब। तो ग्रेस उससे बताती कि क्या आपको नहीं पता कि हेइन ने आपसे शादी करने से पहले अपनी विल लिख रखी थी कि अगर फ्यूचर में उसे कुछ हो गया तो उसके नाम की सारी प्रॉपर्टीज, शेयर्स, स्टॉक्स सब उसके फैमिली को मिल जाएगा और आपको कुछ नहीं मिलेगा। वो कितनी हार्टलेस है ना। कहीं आपने ये तो नहीं सोच लिया था कि आपकी शादी सच में मैरिज ऑफ द सेंचुरी है। ऐसा कुछ भी नहीं था, ये तो बस मीडिया के लिए दिखावा था। उसे कोई लविंग हस्बैंड नहीं चाहिए था, बल्कि उसके इशारों पे काम करने वाला एक नौकर चाहिए था जो सब सुन यॉनवू से चुप होने के लिए कहता है और यहाँ से निकल जाने के लिए कहता है। अब ग्रेस की बातें सुनकर यॉनवू को तो काफी ज्यादा बुरा लगा था। इधर हेइन को एक डॉक्टर का कॉल आता है जो हेइन को अभी हॉस्पिटल आने के लिए कहते हैं। हेइन बताते हैं कि जाने का टाइम नहीं है, जो भी बात हो आप मुझे मेल कर देना। पर डॉक्टर उसे फोन में कुछ बताते हैं जो सुन हेइन शॉक्ड रह जाती है। इसके बाद ही हम यॉनवू को देखते हैं जो कि अपना काम खत्म करके बाहर जा रहा था। तभी लिफ्ट के पास हेइन भी आ जाती है जो यॉनवू को अपने साथ कहीं चलने के लिए कहती है, पर यॉनवू मना कर देता है। हेइन कहती है कि मैंने तुम्हारा शेड्यूल चेक किया, कोई भी काम बाकी नहीं है, इसीलिए मेरे साथ चलो कहीं जाना है। इस पर यॉनवू तो उसे चिल्लाकर कह देता है कि मुझे तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाना है। ये बोलकर वो अपनी कार लेकर कहीं निकल जाता है। कार लेकर वो सीधे अपने होम टाउन पहुंच जाता है जहाँ मिलते हैं यॉनवू के मॉम डैड से जो कि किसान थे। यॉनवू को इतने टाइम बाद देखकर दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। तो वो लोग उसे हेइन के बारे में पूछते हैं कि वो क्यों नहीं आई। तो यॉनवू उसके लिए काम का बहाना दे देता है। फिर वो इनके साथ घर आता है जहाँ मॉम उसके लिए बहुत सारा खाना बनाती है। इतने टाइम बाद मॉम के हाथ का खाना खाकर अपने घर लौटकर यॉनवू को काफी ज्यादा सुकून आता है। यॉनवू के आने के बारे में पता चलते ही उसके बड़े भाई और दीदी आ जाते हैं। दीदी तो उससे काफी ज्यादा नाराज थी क्योंकि वो उनके डैड की 60th बर्थडे के दिन नहीं आया था। तो यहाँ वो उन सभी को बता देता है कि मैं हेइन को डिवोर्स देने वाला हूँ। जो सुन सब लोग तो पहले हैरान होते हैं और उसे समझाने लगते हैं कि उसे ऐसे डिवोर्स नहीं देना चाहिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उन्हें सॉर्ट आउट कर लेनी चाहिए। वो बताता है कि मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ। इस पे डैड तो उसे कहते हैं कि इतनी छोटी सी बात के लिए तुम्हें डिवोर्स लेने की जरूरत नहीं है, जिंदगी में ऐसे ही एडजस्ट करके चलना पड़ता है। लड़ाई झगड़े बहसबाजी तो होती ही रहती है, ऐसे फैसले जल्दबाजी में नहीं लेने चाहिए। सब लोग उसे बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, पर यॉनवू कहता है कि मैंने बहुत सोच लिया है और अच्छे से सोच समझ कर ही फैसला किया है कि मुझे हेइन से डिवोर्स लेना है, इसीलिए आई एम सॉरी।
ये कहकर वो अपनी कार लेकर वापस जाने लगता है, पर उसकी दीदी भागकर उसे रोकने आती है और उसे बात करने के लिए बाहर बुलाती है, जहाँ उसे कहती है कि तू बहुत सेल्फिश है, तुझे पता भी कि मैंने तुम्हारे लिए कितनी सारी कुर्बानियां दी है। वो पूछता है कि कौन सी कुर्बानी। दीदी बताती कि क्या तुझे याद नहीं कि तुझे सियोल भेजने के लिए मॉम डैड ने हमारी सारी गाय बेच दी थी, इस वजह से मैं भी यूनिवर्सिटी नहीं जा सकी। वो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं थी, आप अपने अटेंडेंस इशू की वजह से यूनिवर्सिटी नहीं जा सकी थी। दीदी कहती कि तुझे कुछ नहीं पता, मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है। भैया भी उसे अच्छे से समझाने लग जाते हैं कि मॉम डैड की कितनी इज्जत है हमारे टाउन में, सब लोग कितनी ज्यादा खुश हुए थे कि तुम्हारी शादी क्वींस ग्रुप के वारिस से हुई है, पर अगर तुमने उससे डिवोर्स ले लिया तो सोचो तुम्हारे बारे में, मॉम डैड के बारे में, हमारी फैमिली के बारे में कैसी कैसी गॉसिप होगी। 2 साल पहले मेरे एक दोस्त का डिवोर्स हुआ था, लेकिन आज तक उनके बारे में गॉसिप्स होती रहती है, हर जगह उसकी और उसकी फैमिली की बदनामी तक होती है, तो एक बार इस बारे में सोचना। पर वो चला जाता है तो वो घर वापस लौट आता है, जहाँ वो घर के अंदर जाने से पहले अपने हाथ में उनके एंगेजमेंट रिंग को देखता है और फिर अपने रूम से डिवोर्स पेपर लेकर हेइन के रूम में आ जाता है, जहाँ उसे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हेइन भी कहती है कि मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है, इसीलिए मैं पहले बताती हूँ। वो कहता है ठीक है बताओ। तो हेइन बताती है कि मैं मरने वाली हूँ। जो सुन वो शॉक्ड रह जाता है। हेइन आगे बताती है कि मेरे पास सिर्फ 3 महीने बाकी है। वो शॉकिंगली पूछता है कि क्या मतलब। तो हेइन उसके पास आकर बताती है कि आज मैंने तुम्हें ऑफिस से निकलते टाइम कहा था ना मेरे साथ कहीं पर चलने के लिए, मुझे हॉस्पिटल जाना था। तुम्हारे जाने के बाद मैं अकेले हॉस्पिटल गई थी, जहाँ डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरे पास सिर्फ 3 महीने बाकी है। वो तो अभी शॉकिंगली पूछता है कि क्या कह रही हो तुम। हेइन कहती सुनाई नहीं दिया क्या, 3 महीने बाद मैं मरने वाली हूँ, बस मुझे यही कहना था, अब तुम बताओ तुम्हें क्या बताना था। अब वो ये सब सुन उसे कैसे डिवोर्स की बात कहता। वो अपना हाथ पीछे कर लेता है, डिवोर्स पेपर्स को छुपा देता है, कहता है कि ऐसी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं थी। हेइन कहती कि मुझे पता है कि तुम्हें कुछ कहना था, तो बताओ क्या था। तो वो नर्वसली कहने लग जाता है कि वो मैं तुम्हें सॉरी कहना चाहता था, आज के लिए और हर दिन के लिए। मैंने जैसा भी तुम्हारे साथ बिहेव किया है उसके लिए आई एम सॉरी, आगे से कभी तुम्हें ऐसे ट्रीट नहीं करूंगा और तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा, बस यही कहना था। पर अचानक से उसका फेस रोने वाला हो जाता है और कहने लगता है कि पर तुम्हारे पास सिर्फ 3 महीने हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा, ये सब ऐसे अचानक से कैसे हो सकता है। अब उसकी ऐसी बातें सुन हेइन हैरान होती है। हेइन पूछते कि क्या तुम सीरियस हो। वो से गले लगा लेता है और कहता है आई लव यू हेइन। यहीं पर हमें 3 साल पहले इनके शादी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ धूमधाम से इनकी शादी होने के बाद हस्बैंड वाइफ दोनों को अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करने के लिए कहा जाता है। वो अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए कहता है कि आई होप तुम अच्छे ही होगे, ये मत कहना कि तुमने डिवोर्स ले लिया है, क्या तुम्हारे बच्चे हो गए, 1 या 2, वैसे ये मैटर नहीं करता, क्योंकि मैं बस चाहता हूँ कि हेइन मेरे साथ रहे, इसीलिए बस ये बात याद रखना कि तुम हेइन से कितना ज्यादा प्यार करते हो। आई होप 10 साल बाद भी ऐसे ही रहोगे, हेइन को कभी रोने नहीं दोगे और हमेशा उसके साथ खुश रहोगे। इधर हेइन भी अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए रिकॉर्ड करती है, कहती है कि तुम 10 साल बाद भी उतनी ज्यादा खूबसूरत, हेल्दी एंड मोस्ट सक्सेसफुल होगी, ऑफ कोर्स ह्यूनवो के साथ मिलकर। इसी के साथ एपिसोड लगता है। ह्यूनवो को ऐसा सैड देकर हेइन पूछती है क्या तुम सीरियस हो, इस पर ह्यूनवो से गले लगा लेता है और कहता है लव यू हेइन। ये सुनकर भी हेइन हैरान होती है, तो उससे कहती है कि क्या तुम सच में मेरे बिना नहीं जी सकते। वो कहता है हाँ नहीं जी सकता। इस पर हेइन कहती है कि ठीक है फिर क्या तुम मेरे साथ मरना चाहोगे। जो सुन ह्यूनवो हैरान होता है। हेइन कहती है तुम्ही तो कहा कि तुम मेरे बिना नहीं जी सकते। इस पे ह्यूनवो कहता है कि मेरा लिटरली वैसा मतलब नहीं था, मुझे बस लगा कि शायद मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। जो सुन हेइन उसकी ओर घूरने लग जाती है। जो देख ह्यूनवो थोड़ा डरते हुए कहता है कि मैं बस सोच रहा था कि क्या ऐसा होता भी है। हेइन बताती है कि ऐसा पहले होता तो था, पुराने जमाने में ये एक प्रथा थी जिसे सुनजांग कहा जाता था, जिसमें अगर एक कपल में से कोई मर जाए तो उन दोनों को साथ में ही जला दिया जाता था। जो सुन अपना ह्यूनवो तो और ज्यादा डर जाता है, क्योंकि हेइन ज्यादा मजाक नहीं करती थी, तो पता नहीं वो ऐसा करा भी सकती है। ये सोचकर अपना ह्यूनवो तो डर जाता है। तो हेइन कहती है कि फिर हमारे मरने के बाद तुम आफ्टर लाइफ में मेरा अच्छे से ख्याल रख सकते हो। ह्यूनवो थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम मजाक अच्छा कर लेती हो, ऐसे सीरियस सिचुएशन में भी तुम इतना सीरियस होकर मजाक कैसे कर लेती हो। हेइन पूछती कि क्या ये तुम्हें मजाक लग रहा है। ह्यूनवो थोड़ा नर्वस होते हुए पूछता है कि क्या तुम सच में सीरियस हो। हेइन कहती कि मेरा मतलब था कि तुम ये दिखावा बंद करो। अब जाकर ह्यूनवो को थोड़ा चैन पड़ता है, तो ह्यूनवो उसे अच्छे से बिठाता है, पूछता है कि पूरी बात बताओ, डॉक्टर ने तुम्हें एग्जैक्टली क्या बताया, तुम्हें क्या हुआ है। इसी बहाने वो डिवोर्स पेपर्स को छुपा लेता है, पूछता है कि क्या तुम्हें डॉक्टर ने सच में बताया कि तुम्हें 3 महीने लग जाएंगे मरने के लिए। मेरा मतलब था कि क्या सिर्फ 3 महीने है तुम्हारे जीने के लिए। तो यहाँ से फ्लैशबैक शुरू होता है इस दोपहर का, जब हेइन को डॉक्टर का कॉल आया था। डॉक्टर बताते हैं कि तुम्हारा टेस्ट रिजल्ट आ गया है और तुम्हारी कंडीशन बहुत बुरी है, इसीलिए वो अभी के अभी उसे हॉस्पिटल आने के लिए कहते हैं। हेइन हॉस्पिटल जाने के लिए बाहर आती है, जहाँ वो ह्यूनवो को अपने साथ चलने के लिए कहती है। इस पर ह्यूनवो उसे डायरेक्टली मना कर देता है। हेइन कहती कि अभी तक तो मैंने बताया ही नहीं कि हमें कहाँ जाना है। ह्यूनवो कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं बस तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना चाहता। ये वो उसे चिल्लाकर बोलकर चला जाता है। ये सुन हेइन भी हैरान रह गई थी, क्योंकि ऑफिस में ह्यूनवो ने कभी उसे इस तरह से बात नहीं की थी। तो हेइन अकेले ही डॉक्टर से मिलने पहुंच जाती है। तो अंदर जाते हुए वो अपनी घड़ी देखती है, तभी अचानक उसे अजीब सा फील होता है। अचानक से जैसे वो कहीं बर्फीली जगह पे पहुंच गई थी, ऐसा उसे लग रहा था। पर अगले ही पल वो अचानक से अपने सामने डॉक्टर को देख पाती है, क्योंकि हेइन उनके केबिन में पहुंच गई थी, पर उसे याद ही नहीं था कि वो यहाँ पे कैसे आई। थोड़ी देर पहले ही तो वो हॉस्पिटल के एंट्रेंस में थी और डॉक्टर से पूछते कि मैं यहाँ पे कब आई, मैं तो अभी हॉस्पिटल के लॉबी में थी, अचानक से यहाँ कैसे आ गई। ऐसा लग रहा है कि मैं जैसे यहाँ पे टेलीपोर्ट होकर आ गई हूँ। डॉक्टर पूछते हैं कि क्या तुम्हारे साथ ऐसा पहले भी कभी
हो चुका है। हेन कहती है कि मैंने आपको पिछली बार बताया था ना कि मुझे कभी कभार हेडेक होती है, कभी कुछ चीजें भूल जाती हूँ। इससे हेन याद करती है कि उसके साथ ऐसा पहले भी हो चुका है। एक दिन वो एक मीटिंग में थी, लेकिन अगले ही पल वो अपने केबिन में बैठकर अपनी डायरी में कुछ लिख रही होती है। कभी कभार तो उसे याद नहीं रहता कि उसने 10 मिनट पहले क्या किया। कभी कभार वो पिछले 30 मिनट का भूल जाती है, तो कभी कभार वो पिछले कई घंटों के बारे में भूल जाती है कि उसने पिछले 2-4 घंटों में क्या किया था। और ऐसा ही हेन के साथ उस दिन भी हुआ था जब ह्योनवो ने उसे 1 घंटे बाद लॉन्च में मिलने बुलाया था। हेन अपने ऑफिस में बैठी थी, अचानक उसके हाथ से लिपस्टिक गिर जाती है। जैसे ही वो उसे उठाने जाती है तभी वो भूल जाती है कि उसे ह्योनवो ने मिलने बुलाया था, इसीलिए वो तो ऑफिस में बैठकर अपने सारे काम कर रही होती है। कुछ घंटे बाद जब उसकी सेक्रेटरी आती है, उसे यहाँ देखकर वो उससे पूछती कि आप अभी तक यहाँ कैसे, आपको तो डायरेक्टर ह्योनवो से मिलने जाना था ना। तो हेन जल्दी से पहुंच जाती है ह्योनवो के बताई जगह पर, तब तक ह्योनवो जा चुका था। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, डॉक्टर हेन से कहते हैं कि अगर तुम्हें पहले कई बार ऐसा हो चुका है तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। हेन कहती कि मुझे लगता था कि शायद मैं सो गई होंगी या शायद थकावट की वजह से मैं भूल जाती थी, मुझे कभी ऐसा बॉडी में दर्द वगैरह महसूस नहीं हुआ था, इसीलिए मुझे लगा ये सब कुछ नॉर्मल है। क्या मुझे सच में कुछ हुआ है? तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि तुम्हें क्लाउड साइटोमा है, जो एक बहुत ही रेयर बीमारी है। पूरी दुनिया में इसके बहुत ही कम केसेस हैं, बल्कि कोरिया की तुम ही पहली इंसान हो जिससे ये बीमारी है। हेन पूछती कि क्या मुझे सर्जरी करानी पड़ेगी या किसी मेडिकेशन से मैं ठीक हो जाऊंगी। डॉक्टर बताते हैं कि तुम सर्जरी नहीं करा सकती क्योंकि तुम्हारी कंडीशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। बेसिकली हेन को एक बहुत ही रेयर ब्रेन ट्यूमर है जिसका कोई इलाज ही नहीं है। तो डॉक्टर जब उसके ट्यूमर के बारे में बता रहे थे तब हेन को फिर से कुछ हो जाता है, उसे हेलुसिनेशंस होने लगते हैं। अचानक से हेन को अपने आसपास कोहरा सा दिखाई पड़ता है और फिर से उसे लगने लगता है कि जैसे वो किसी बर्फीली जगह पर आ गई है। इसे डॉक्टर की कोई बात सुनाई नहीं दे रही थी, जबकि डॉक्टर उसे यही बता रहे थे उसकी जो ट्यूमर सेल्स हैं वो उसके सारे नर्व्स में फैल चुके हैं, इसीलिए उसका टेम्पोररी मेमोरी लॉस हो रहा है और इसी की वजह से उसे हेलुसिनेशंस भी होंगे। साथ ही में तुम्हें पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी हो सकता है। मेडिकेशंस तुम्हारे लिए ज्यादा हेल्पफुल नहीं होगी और सर्जरी कराना बहुत ही ज्यादा रिस्की होगा क्योंकि ये ट्यूमर सेल्स पूरे ब्रेन में फैल चुका है। अब हेन तो अपने हेलुसिनेशन में खोई हुई थी। डॉक्टर जोर से उसका नाम बुलाने लगते हैं, तब जाकर हेन अपने हेलुसिनेशन से बाहर आती है। इससे हेन की सांसें फूल जाती है। इन हेलुसिनेशन की वजह से उसे बहुत ही ज्यादा घबराहट होती है। तो हेन अपने आप को शांत करके डॉक्टर से पूछती है फिर मैं ठीक कैसे हो सकती हूँ। कोई ऑर्डिनरी पर्सन इससे बचे या ना बचे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मुझे मेरी ट्रीटमेंट के बारे में बताइए, चाहे जितने पैसे खर्च हो जाए आप मुझे इसका इलाज बताइए। डॉक्टर से बताते हैं कि फिलहाल तो इसका कोई इलाज नहीं है, पर तुम्हारे हेडेक और मेमोरी लॉस के प्रॉब्लम के लिए मैं कुछ मेडिसिन दे सकता हूँ। इन डॉक्टर से कहते हैं कि आपका मतलब है कि मैं मरने वाली हूँ, तो मेरे पास कितना टाइम बचा है। डॉक्टर बताते हैं कि जिस स्पीड से तुम्हारे ब्रेन ट्यूमर सेल्स पूरे ब्रेन में फैल रहे हैं मैक्सिमम 3 महीने है तुम्हारे पास। जो सुन पहली बार हेन को डर लगा था। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, हेन कहती है कि उन्हें कुछ नहीं पता, तो ह्योनवो कहता है कि वो यहाँ के बेस्ट न्यूरोसर्जन है, तो जरूर उन्होंने सच ही कहा होगा। हेन कहती कि फिर क्या मुझे अपने बॉडी के बारे में पता नहीं होगा? क्या कभी तुमने मुझे जंक फूड खाते हुए देखा है या कोई पैकेज्ड फूड? ह्योनवो कहता है नहीं देखा। हेन कहती है तभी तो मैं कह रही हूँ ना, मैंने कभी अल्कोहल नहीं पी, ना स्मोक करती हूँ। बचपन से लेकर आज तक मैं सिर्फ वेजिटेबल जूस एंड फ्रूट जूस पीती हूँ, हर दिन योगा और मेडिटेशन करती हूँ, तो मुझे भला कैसे कुछ हो सकता है जबकि मैं बचपन से खुद को हेल्दी रख रही हूँ। कई लोग होते हैं जो ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, उन्हें तो कभी ये बीमारी नहीं हुई, फिर ये रेयर बीमारी मुझे ही क्यों हुई? तो ह्योनवो उसे थोड़ा शांत कराता है, पर हेन फिर भी कहे जा रही थी कि माना मैं बीमार हूँ, पर ये डॉक्टर्स मुझे ठीक क्यों नहीं कर सकते? आजकल तो सब पॉसिबल है, लोग चांद पर जा रहे हैं, कार्स अपने आप चलती है, एआई को देख लो, सब काम अपने आप ही हो जाता है, फिर ये लोग मेरे दिमाग से छोटा सा ट्यूमर क्यों नहीं निकाल सकते? ह्योनवो से कंसोल करते हुए कहता है कि क्यों ना हम कल हॉस्पिटल दोबारा चले, हो सकता है डॉक्टर से कोई मिस्टेक हो गई हो, इसीलिए तुम आज अभी रेस्ट करो, कल हम दोनों चलते हैं ना हॉस्पिटल, डॉक्टर से अच्छे से बात करेंगे। हेन कहती है क्या तुम्हें लगता है कि मुझे नींद आएगी इतना सब कुछ होने के बाद? ह्योनवो कहता है कि पता नहीं, मुझे भी आज रात नींद आएगी या नहीं। पर हम देखते हैं कि अपना ह्योनवो तो बड़े ही चैन से सो रहा था। सुबह आराम से उठता है, मूड तो उसका काफी अच्छा लग रहा था। आज की सुबह ही से बहुत ही डिफरेंट फील हो रही थी। अंदर से ह्योनवो को बहुत ही खुशी महसूस हो रही थी। वो तो गाने गुनगुनाते हुए मिरर के पास आता है। अचानक उसे हेन के कंडीशन का ख्याल आता है, तो वो अपने आप से कहता है कि मुझे ऐसे खुश नहीं होना चाहिए, मुझे इतना अच्छा नहीं लगना चाहिए, वरना उसका भरोसा नहीं वो मुझे भी अपने साथ जला देगी। मुझे तो दुखी होना चाहिए, 3 महीने बाद हम अलग होने वाले हैं और मुझे तो अब डिवोर्स लेने की भी जरूरत नहीं है। ये बात कहते हुए उसके चेहरे पर हंसी आ ही जाती है, क्योंकि भाई को 3 महीने बाद इस फैमिली से छुटकारा जो मिल जाएगा। पर फिर वो अपने आप से कहता है कि मुझे ऐसे हंसना नहीं चाहिए। ये बोलकर वो अपनी खुशी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, अपने स्माइली फेस को सैड करने की कोशिश करता है। देन वो हेन के रूम में जाता है, पर वो देखता है कि हेन तो अभी भी सो रही है, एक हाथ उसका बेड से बाहर था। जो देखिए वो तो घबराने लग जाता है, क्योंकि हेन इतनी देर तक कभी नहीं सोती। तो उसे देखिए अपने मन में सोचता है कि इससे क्या हो गया, तो ये थोड़ा घबराते हुए ही हेन को चेक करने के लिए उसकी तरफ जाने लगता है। हेन के बेड पर हाथ मारते हुए उसे जगने के लिए कहता है। हेन कोई रिस्पॉन्स नहीं देती, तो ह्योनवो और थोड़ा डरते हुए उसके पास जाता है और उसके हाथ को उठाता है, पर जैसे ही हाथ छोड़ता है बिल्कुल ही एक मरे हुए इंसान के हाथ की तरह उसका हाथ नीचे आ जाता है, पर हेन के बॉडी में कोई हलचल नहीं होती। ह्योनवो तो और ज्यादा डर जाता है कि कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। तो वो हेन की सांसें चेक करता है, समझ नहीं आता तो वो उसकी हार्ट बीट सुनने जाता है। वो बहुत ही ज्यादा घबराहट के साथ उसकी हार्ट बीट सुन ही रहा था। इतने में हेन कहती है कि ये क्या कर रहे हो तुम? जो सुन ह्योनवो उसकी ओर घूम जाता है, दोनों बहुत ही करीब होते हैं। हेन पूछते कि कर क्या रहे थे, तो ह्योनवो नर्वस होकर उसे किस कर देता है और कहता है मॉर्निंग किस, गुड मॉर्निंग। हेन उठने जाती है, डर के मारे ह्योनवो तो नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि हेन उस पर गुस्सा करेगी, पर हेन कहती है कि लगता है तुम्हारा मूड बहुत ही अच्छा है। ह्योनवो नर्वसली कहता है कि नहीं तो।
हेन उसे देखकर कहती कि आज तुम्हारा चेहरा भी चमक रहा है, लगता है तुम आज बहुत खुश हो और कल रात बहुत अच्छी नींद आई होगी। ह्यूनवो अपना चेहरा टच करते हुए कहता है कि ऐसा तो कुछ नहीं है। जोसन हेन उठ जाती है, जिसे देख ह्यूनवो तो डर जाता है, पर हेन फ्रेश होने के लिए चली जाती है तो ह्यूनवो भी गिरते पड़ते हुए अपने रूम निकल लेता है। फिर दोनों तैयार होकर डॉक्टर से मिलने हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं। जाते हुए हेन ह्यूनवो को वार्न करती है कि मेरे कंडीशन के बारे में किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए, अगर किसी को भी पता चला तो वो तुम्हारी गलती होगी। ह्यूनवो हाँ कहता है, उससे पूछता है कि क्या तुम अपने कंडीशन के बारे में अपने फैमिली को भी नहीं बताओगी। हेन कहती कि उन्हें तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं अभी 1 ट्रिलियन क्लब ज्वाइन करने के काफी करीब हूँ और तुम तो जानते ही हो कि ग्रैंडपा ने मुझे क्वींस डिपार्टमेंटल स्टोर देते हुए कहा था कि मैं इस क्वींस ग्रुप को तुम्हारे डैड के बदले डायरेक्ट तभी सौंपूंगा जब तुम 1 ट्रिलियन क्लब में शामिल होगी। यानी हेन जब भी 1 महीने में 1 ट्रिलियन वन का सेल करेगी तभी उसे इस पूरे क्वींस ग्रुप का कंट्रोल मिलेगा। ह्यूनवो कहता है कि तुम्हारे लिए अभी अपनी हेल्थ इंपॉर्टेंट है, तुम इस साल में भी क्वींस ग्रुप के बारे में कैसे सोच सकती हो। हेन बताती है कि मेरा भाई सुचियोल वो तो मेरे खिलाफ मौका ही ढूंढ रहा है किसी तरह से मुझे हराने की, और मेरी मॉम वो भी तो कम नहीं है। अगर उन्हें मेरी कंडीशन के बारे में पता चला तो वो लोग तो मुझे अपनी फैमिली से ही निकाल देंगे और इस बात पे फाइट करेंगे कि मेरी प्रॉपर्टीज कौन लेगा, और ऐसा मैं कभी होने नहीं दे सकती। यानी कि सब लोग पैसों के पीछे ही पड़े हुए हैं, इनकी फैमिली में रिश्ते नाते तो बस नाम के हैं। ये जानकर ह्यूनवो को हेन के लिए बुरा लगता है। इसी तरह हेन के भाई सुचियोल को ग्रैंडपा बुलाते हैं क्योंकि उसने कंपनी में कुछ ब्लंडर कर दिया था। सुचियोल को तो ग्रैंडपा से मिलने में काफी डर लग रहा था और उसकी वाइफ दाहाई उसे मोटिवेट करती है, उसे ग्रैंडपा के पास जाने के लिए कहती है। सुचियोल के आते ही ग्रैंडपा तो उस पे बरस पड़ते हैं क्योंकि उसने 8 बिलियन वॉन ज्यादा टैक्स भर दिया था। इसके बारे में सुचियोल को पता ही नहीं था। इस पर तो ग्रैंडपा उस पे और ज्यादा भड़कते हैं। कहता है कि तुम्हारा ही ब्रदर इन लॉ तुम्हारा फाइनेंस डिपार्टमेंट संभालता है ना, तो आखिर उसका ध्यान कहाँ था। तुमसे एक भी काम ढंग से नहीं होता, कुछ तो अपनी बहन से सीखो। अगर ह्यूनवो ने टाइम रहते तुम्हारी गलती नहीं पकड़ी होती तो आज तुम्हारी लापरवाही की वजह से 8 बिलियन वॉन का नुकसान हो जाता। आखिर तुम कब जिम्मेदार बनोगे, जवाब दो मुझे। ये सब वो बहुत ही ज्यादा चिल्ला चिल्लाकर उसे डांट रहे थे, जिससे सुचियोल को तो पैनिक अटैक ही आ जाता है। इस वजह से उसे बेड रेस्ट पे जाना पड़ता है। उसकी हालत के बारे में पता चलते ही मॉम भागकर आ जाती है और कहती कि शायद तुम्हारे ग्रैंडपा ने तुम पर कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस डाल दिया है। पर सुचियोल कहता है कि ये सब ह्यूनवो की गलती है, वो हर चीज में इतना अच्छा क्यों है। ताई कहती कि मेरे भाई की गलती है, उससे ही गलती हो गई थी इसीलिए वो सॉरी कहती है। पर सुचियोल उसे डिफेंड करते हुए कहता है कि उसकी कोई गलती नहीं थी, ये तो बस 8 बिलियन का छोटा सा मैटर था। ह्यूनवो चाहता तो बिना ग्रैंडपा को बताए इस मैटर को सॉर्ट आउट कर सकता था। ये सुन उसकी मॉम को ह्यूनवो पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए वो ह्यूनवो से बात करने उसके ऑफिस के लिए निकल पड़ती है। इधर हॉस्पिटल में हेन का दोबारा चेकअप किया जाता है, पर इस बार भी रिपोर्ट सेम आई थी। हेन को सच में ये रेयर ब्रेन ट्यूमर है। इस पर ह्यूनवो उनसे पूछता है कि क्या इसका मतलब। हेन के पास एग्जैक्टली 3 महीने हैं। डॉक्टर कहते हैं कि एग्जैक्ट कितने दिन है ये तो मैं नहीं कह सकता। ह्यूनवो पूछता है कि ऐसा कैसे कह सकते हैं आप, आपको न्यूरो सर्जरी का 30 सालों का एक्सपीरियंस है, आपको तो एग्जैक्ट बताना चाहिए ना कितने दिन बाकी है। हेन तो ह्यूनवो के बार बार 3 महीने की बात सुनकर इरिटेट हो जाती है, तो उसे बस करने को कहती है और वापस चलने कहती है। पर ह्यूनवो कहता है कि मुझे सब कुछ जानना पड़ेगा ना। जो सुन हेन कहती है कि फिर मैं अकेले चली जाती हूँ, मुझे अब ये सब नहीं सुनना है। तो उसके जाने के बाद ह्यूनवो डॉक्टर से पूछता है कि आप एग्जैक्ट बता सकते हो हेन के और कितने दिन बचे हैं, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। भले ही हेन ने मजाक में उसे कहा था उसके साथ मरने वाली बात, पर ह्यूनवो को हेन की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था क्योंकि वो कुछ भी कर सकती है। इधर हेन हॉस्पिटल से बाहर आते हुए एक पेशेंट को देखती है, जिसे देख उसे फिर से अपनी बीमारी का ख्याल आने लगता है। पर बाहर आकर कहती कि मैं इनसे अलग हूँ, मुझे ऐसा कुछ नहीं होगा। ये बोलकर वो अपने ऑफिस चली आती है जहाँ उसकी मॉम आई हुई थी ह्यूनवो की खबर लेने। हेन को देखकर वो उसे ह्यूनवो के बारे में पूछती है। हेन उनसे पूछती कि आप यहाँ पे क्या कर रही हो, तो मॉम उस पे चिल्लाने लग जाती है कि क्या हुआ अगर सुचियोल ने बस 8 बिलियन वॉन ज्यादा टैक्स भरे। ह्यूनवो को इस मैटर में अपना नाक घुसाने की क्या जरूरत थी, मुझे पता है कि ये सब तुम दोनों ने किया है, तुमने उसे इस बारे में ग्रैंडपा को बताने के लिए कहा होगा। हेन कहती कि ऐसा कुछ नहीं है, ह्यूनवो जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं करेगा और वैसे भी मेरे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है। यहाँ उन्हें अपनी कंडीशन के बारे में बताने का सोचती है पर नहीं बताती। कहती है मैं अभी एक सीरियस मैटर में बिजी हूँ। तो मॉम कहती कि तुम्हें पता भी है ग्रैंडपा की डांट की वजह से सुचियोल को पैनिक अटैक आ गया था। हेन कहती अच्छा आप इससे बहुत घबरा गई होंगी ना, पर मैंने भी तो अभी बताया ना कि मेरे साथ एक सीरियस मैटर हुआ है, क्या आप जानना नहीं चाहोगी क्या हुआ है। मॉम कहती कि तुम तो हर चीज खुद ही सॉर्ट आउट कर लेती हो ना, तो मैं जानकर भी क्या करूंगी। जैसन हेन कहती है सही कहा, मुझे अपना काम खुद ही करना चाहिए, इसीलिए अब आपको यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि मुझे अपना काम जो करना है। मॉम कहती कि मैं ह्यूनवो से मिले बिना नहीं जाऊंगी। ये बोलकर वो अंदर जाने लगती है, पर हेन उन्हें रोकते हुए कहती है कि हम दोनों को परेशान करना बंद करिए, वरना मैं आपके बेटे को इतना टॉर्चर करूंगी कि वो कभी भूल नहीं पाएगा। अब इसी से हमें इनके रिश्ते का पता चलता है। हेन की मॉम किसी वजह से उसे पसंद नहीं करती, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। तो वो हेन से कहती कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं सिर्फ देखती रहूंगी। ये कहकर वो गुस्से में चली जाती है। इधर ह्यूनवो यांग के साथ रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था, जहाँ यांग उसका डिवोर्स अटॉर्नी बनने के लिए मान जाता है कि जो होगा देखा जाएगा, मैं तेरी मदद करके रहूंगा। ह्यूनवो कहता है कि इसकी अब कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब मेरे पास एक दूसरा रास्ता है जो बहुत ही सेफ है, जिससे मुझे डिवोर्स लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यांग पूछता है तुझे कौन सा रास्ता मिल गया, तो ह्यूनवो से एक चिट में लेकर बताता है यहाँ बहुत भीड़ है, हम पार्किंग में इस बारे में बात करेंगे। तो दोनों पार्किंग में पहुंच जाते हैं, आसपास चेक करते हैं, कोई सुनने वाला नहीं था। तो दोनों अपने अपने कार के विंडो से बाहर निकलते हैं, जहाँ ह्यूनवो से हेन के कंडीशन के बारे में बता देता है। जो सुन यांग तो शॉक्ड हो जाता है, उसे इस पर बिलीव नहीं हो रहा था। तो ह्यूनवो उसे सब कुछ स्टार्टिंग से बताता है कि मैं उसे डिवोर्स पेपर्स देने जा ही रहा था, तभी उसने मुझे अपने कंडीशन के बारे में बताया। मुझे भी बिलीव नहीं हुआ था, पर आज मैं उसके साथ दोबारा डॉक्टर के पास गया था और सच में डॉक्टर ने यही बताया। यांग कहता है कि एक तरह से तुम्हारे लिए ये बहुत ही अच्छा हुआ
हुआ, कहाँ तो उसे बिना कुछ लिए डिवोर्स देने वाला था, पर अब 3 महीने बाद ही तू पूरे क्वींस ग्रुप का ओनर बन जाएगा। वो कहता है कि तुझे लगता है कि उसकी फैमिली इतनी डम होगी जो मुझे क्वींस ग्रुप का ओनर बनने देगी। ओनर तो दूर की बात है, मुझे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हेइन ने शादी से पहले ही अपनी विल में ये लिख रखा था कि मुझे कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ उसके फैमिली मेंबर्स को मिलेगा। यांग कहता है तो क्या हुआ, हम लॉ सूट फाइल कर सकते हैं। वो कहता है कि सच कहूं तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं खुश तो बस इसलिए हूँ कि मुझे 3 महीने बाद इस फैमिली से आजादी मिल जाएगी। पर यांग कहता कि तू ऐसा नहीं कर सकता, जरा सोच गॉड ने तुम्हें ये 3 महीने क्यों दिए, तुमने इन 3 सालों में इस फैमिली से कितना कुछ झेला है, तो गॉड तुझे ऐसे ही खाली हाथ तो नहीं जाने देते, इसीलिए तुझे ये 3 महीने मिले, क्योंकि इन 3 महीने में हेइन चाहे तो अपनी विल को चेंज कर सकती है। अगर तूने इन 3 महीनों में उसका दिल फिर से जीत लिया तो इस तरह 3 साल पहले तुझे उससे प्यार हुआ था, अगर तूने फिर से उसका दिल जीत लिया तो वो अपना सब कुछ फिर से तुम्हारे नाम लिख देगी, क्योंकि प्यार में इंसान अपने लवर के लिए कुछ भी कर सकता है। वो कहता है क्या बकवास कर रहा है। यांग कहता है बकवास नहीं, ये तेरा हक है, इसलिए इन 3 महीने में तू अपने पूरे दिल से बल्कि आत्मा से इनको अपने प्यार का एहसास दिला। वो से गुस्से में कहता है कि तूने मुझे समझ क्या रखा है, तुझे लगता है कि मैं उसके प्रॉपर्टीज के लिए उससे प्यार का नाटक करूंगा। पर जस्ट अगले ही सीन में हम ह्यूनवो को देखते हैं जो हेइन के लिए बुके लेकर आया था, चेहरे पे स्माइल रखे बड़े ही प्यार से उसके सामने आ जाता है। हेइन पूछती है कि ये फ्लावर्स लेकर क्यों आए हो। ह्यूनवो बताता है कि आज हमारा वेडिंग एनिवर्सरी है। हेइन पूछती है तो क्या हुआ। ह्यूनवो बताता है कि फर्स्ट एनिवर्सरी पे मैंने जब तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया था तब तुम बहुत नाराज हुई थी और कहा था ये सब करने की जरूरत नहीं है, पर हमारी सेकंड एनिवर्सरी पर जब मैंने कुछ नहीं किया तब भी तुम मुझसे गुस्सा हो गई थी कि मैंने हमारी वेडिंग एनिवर्सरी के लिए क्यों कुछ नहीं किया, और तुमने मुझे डांटा भी था कि मैंने कहा और तुमने कुछ नहीं किया। जो सुन हेइन उससे कहती कि क्या तुम मेरा मजाक बना रहे हो। वो हंसते हुए कहता है कि अगर मुझे तुम्हारा मजाक ही उड़ाना था तो मैं फ्लावर्स लेकर क्यों आता। हेइन कहती हमारी मैरिड लाइफ इतनी भी प्यारी नहीं थी जो तुम मुझे विश करने के लिए फ्लावर्स लेकर आओ। वो कहता है कि मैं इसे सच नहीं मानता, क्योंकि हम जब चाहे हमारी मैरिड लाइफ को लवली बना सकते हैं, इसीलिए उसे फ्लावर्स देते हुए हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी विश करता है और अपने ऑफिस के लिए चला जाता है। अब हेइन पहले सोचती कि अचानक इसे क्या हो गया, तो वो फ्लावर्स को साइड में रख देती है और अगले ही पल वो कॉल करके एक फ्लावर पॉट भी मंगा लेती है और इन फ्लावर्स को अच्छे से रख देती है। इधर बटलर ग्रेस घर की नौकरानी से पूछ रही होती है कि उन दोनों में लड़ाई शुरू हुई या नहीं। मेड बताती है कि लड़ाई तो नहीं हुई, बल्कि वो दोनों तो अब और ज्यादा क्लोज आ गए हैं। इससे हम इनके घर का सीन देखते हैं जहाँ सुबह हेइन ब्रेकफास्ट कर रही थी, तो ह्यूनवो आज डाइनिंग टेबल के दूसरे एंड में ना बैठकर हेइन के पास आकर बैठता है, जो देख हेइन फिर से हैरान होती है। ह्यूनवो कहता है कि वैसे भी तो हम 2 ही लोग खाना खाते हैं, तो बेकार में ही इतनी दूर क्यों बैठना। हेइन पूछती है अचानक क्या हुआ तुम्हें। ह्यूनवो कहता है कि आज से मैं यहीं बैठूंगा तुम्हारे पास। ये बोलकर दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी ह्यूनवो एक श्रिम्प तोड़कर उससे हार्ट शेप बना देता है। अब उन दोनों को ऐसे पहली बार साथ खाना खाता हुआ देखकर सारे मेड लोग भी हैरान हो जाते हैं। वहीं हेइन भी ये जेस्चर देखकर हैरान रह जाती है। इसी तरह ऑफिस में एक मीटिंग के दौरान ह्यूनवो जब सभी के सामने एक प्रेजेंटेशन दे रहा था, हेइन को थोड़ी खांसी आ जाती है, जो देख ह्यूनवो तो प्रेजेंटेशन छोड़कर हेइन को चेक करने आ जाता है। हेइन के कुछ कहने से पहले ही ह्यूनवो तो डॉक्टर को बुलाने के लिए कह देता है, तो हेइन उसे रोकते हुए बताती कि कोई सीरियस बात नहीं है, बस थोड़ा पानी पीने की वजह से ऐसा हुआ था। अब इस वजह से सब लोग तो ह्यूनवो को ही देखने लग गए थे। मीटिंग के बाद सुचोल एक डायरेक्टर से कहता है कि मुझे इस ह्यूनवो के लिए कभी कभार बुरा लगता है, आज अगर ह्यूनवो उसे चेक करने नहीं आता तो बाद में हेइन उसे बहुत डांटती है। ऐसे ही हर छोटी छोटी बात के लिए हेइन ह्यूनवो को बहुत बुली करती है, इसलिए मुझे ह्यूनवो के लिए काफी बुरा फील होता है। हेइन मीटिंग खत्म होने के बाद कार का बाहर इंतजार कर रही थी। बाहर थोड़ी ठंडी हवा चल रही थी, तब अचानक ह्यूनवो आता है और हेइन को अपना कोट पहना देता है। देन उसके फेस को टच करता है, कहता है तुम्हें तो ठंडी लग जाएगी। ये कहकर उसके हाथ पकड़कर अपने पॉकेट में डाल लेता है। हेइन तो बस हैरानी से उसे देखे जा रही थी। वहीं हेइन की सेक्रेटरी भी ये देखकर शॉक्ड होती है। ह्यूनवो से जल्दी से ड्राइवर को कॉल करने के लिए कहता है। हम नोटिस करते हैं कि ये सब हेइन को काफी अच्छा लग रहा था और वो ह्यूनवो को देखकर स्माइल कर रही थी। कुछ देर में हेइन की कार आ जाती है। ह्यूनवो उसके लिए दरवाजा ओपन करता है और अपना हाथ भी गेट के ऊपर रखता है। इससे अगेन सेक्रेटरी हैरानी से देखने लग जाती है। हेइन और ह्यूनवो दोनों बैठकर घर के लिए निकल जाते हैं। इनके जाने के बाद सेक्रेटरी कहती है कि इन्हें क्या हो गया, इससे अच्छा तो दोनों थोड़ा बहस ही कर लेते। कार के अंदर ह्यूनवो थोड़ा ज्यादा ही हैप्पी लग रहा था। हेइन कहती है कि मैंने कहा था ना कि मेरे सामने ज्यादा दिखावा मत करना। ह्यूनवो कहता है कि मुझे तो दिखावा करना आता ही नहीं है। हेइन कहती है कि अभी जो तुम कर रहे थे उसे दिखावा करना ही कहते हैं, इसीलिए अपना ड्रामा बंद करो। तो ह्यूनवो से सॉरी कहकर चुपचाप बैठ जाता है। इधर ह्यूनवो के दीदी के सैलून में ह्यूनवो और हेइन के रिश्ते के बारे में गॉसिप शुरू हो गई थी। यहाँ के औरतों को स्पेशली डाउट तो होने लगा था उनके रिलेशनशिप को लेकर, क्योंकि शादी के बाद से हेइन एक बार भी ह्यूनवो के साथ यहाँ उसके घर नहीं आई है। ये सब सुनकर मिसॉन को तो गुस्सा आ ही जाता है, तो वो अपने मॉम डैड से भी इस बारे में बात करती है कि ह्यूनवो को हमें अच्छे से समझाना चाहिए। और मॉम कहती है कि अगर वो सच में खुश नहीं है अपनी शादी से तो उसने सोच समझ कर ये फैसला लिया होगा। इधर हेइन के घर पे पूरी फैमिली साथ में खाना खाने के लिए बैठते हैं, जहाँ हेइन की मॉम तो हेइन के खिलाफ केस करने की बात करती है, क्योंकि हेइन ने उनके हिस्से की जमीन पे एक नया डिपार्टमेंटल स्टोर बनाया है। हेइन कहती कि आप ही ने तो मुझे परमिशन दी थी ना। मॉम कहती कि वो पहले दी थी, पर अब इससे मेरी टीम को कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए मुझे तुम पे केस करना ही पड़ेगा। सुन हेइन को तो काफी गुस्सा आता है, क्योंकि डिपार्टमेंटल स्टोर का कंस्ट्रक्शन हो चुका था और वो जानती थी कि ये सब मॉम सुजोल का बदला लेने के लिए कर रही है, इसीलिए वो गुस्से में अपनी मॉम पर चलाने लगती है। पर ह्यूनवो नोटिस करता है कि इससे हेइन के हाथ कांप रहे हैं, जो उसकी बीमारी का साइड इफेक्ट था, इसीलिए वो उठकर हेइन का हाथ होल्ड करता है और कहता है कि मैं आपके लॉयर के साथ सब कुछ सेटल कर लूंगा। अभी हेइन को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, इसीलिए हम लोग चलते हैं। ये कहकर वो हेइन को लेकर चला आता है। लिफ्ट में वो हेइन से कहता है कि तुम अपनी फैमिली से अपनी बीमारी की बात सीक्रेट रखना चाहती थी, मगर अभी उनको तुम पर डाउट हो सकता था, क्योंकि गुस्से में बात करते हुए तुम्हारे हाथ कांप रहे थे। हेइन कहते मुझे पता है कि मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था और मैं नॉर्मली ऐसे बिहेव नहीं करती, पर तुमने भी तो आज अलग बिहेव किया, तुमने मेरी मॉम की बात काटी
और मुझे सपोर्ट किया। तुमने इतने टाइम बाद मेरी आंखों में इतने प्यार से देखा, ये सब तो तुमने भी पहले नहीं किया। ये कहकर उससे अपना हाथ छुड़ाती है और कहती कि उन्हें सबसे पहले डाउट तुम पर ही होगा, इसीलिए जैसा बर्ताव करते थे वैसे ही करो, चुपचाप आना और खाना खाकर निकल जाना और कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। ये कहकर वो अपने रूम में चली जाती है। तो यूनवो चला जाता है यांग के साथ ड्रिंक करने, जहाँ वो यांग से कहता है कि मेरा और हेइन का अब कुछ नहीं हो सकता, हमारे बीच इतनी जल्दी सब कुछ ठीक कैसे हो सकता है, जबकि हम इन 3 सालों में एक दूसरे के साथ स्ट्रेंजर्स की तरह रहते आए हैं। तो यांग उससे पूछता है कि क्या तुझे उससे प्यार नहीं था? मैंने तुम दोनों को ही देखा है, 3 साल पहले तुम दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल थे। वो तुम्हें मनाने के लिए तुम्हारे होम टाउन हेलीकॉप्टर लेकर पहुंच गई थी, अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाकर उसने तुमसे शादी की। हम सबको पता है कि तब तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, तो अब बताओ कि वो क्या था? वो कहता है कि वो तो सालों पहले था। तो यांग उसे एग्जाम्पल देकर समझाता है कि ऐसा नहीं होता, एक बार अगर हम स्विमिंग सीख जाते हैं फिर भी हम 10 या 20 साल बाद भी स्विमिंग करना नहीं भूलते। उसी तरह प्यार भी होता है, भले ही तुम भूल गए हो पर तुम्हारे दिल को पता होता है कि तुम किससे प्यार करते हो। वो कहता है कि स्विमिंग और प्यार दोनों अलग बात है, प्यार में कुछ स्पेशल नहीं है। हमने शादी किया क्योंकि हम एक दूसरे से प्यार करते थे, तो फिर शादी के बाद हमारा प्यार कहाँ चला गया? इस पे यांग कहता है कि एज ए डिवोर्स स्पेशलिस्ट मुझे लगता है कि मेन प्रॉब्लम शादी में ही है। शादी के बाद लड़का लड़की हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ बन जाते हैं, इस वजह से लाइफ में कोई और एक्साइटमेंट नहीं बचती, इसीलिए एक दूसरे के साथ झगड़े वगैरह होते रहते हैं। कुछ केस में काम में बिजी होने की वजह से प्यार का टाइम ही नहीं मिलता, इसीलिए पति पत्नी के बीच दूरियां बनने लग जाती है। और मुझे लगता है कि तुम्हारी केस में भी यही हुआ है। आखिर में यांग हम जैसे सिंगल्स के लिए कहता है कि अगर लंबे टाइम तक अपने लव लाइफ को जिंदा रखना है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है शादी ही मत करो। अगले दिन हम हेइन की आंटी बोमजा को देखते हैं जो अपने एक्स हस्बैंड की शादी में पहुंच जाती है। इसने बोमजा पर अपनी सेक्रेटरी के साथ चीट किया था, इसीलिए बोमजा उसकी शादी में ही उसकी धुलाई कर देती है। फुल एकदम गदर मोड में शादी की बैंड ही बजा देती है। तो ये लोग पुलिस बुला लेते हैं, मगर यूनवो आकर बोमजा को बचा लेता है, उन्हें पैसे वगैरह देकर। देन वो बोमजा से बात करता है और उन्हें ये सब हरकतें करना बंद करने के लिए कहता है। बोमजा भी उसे अपने पिछले 3 फेल्ड मैरिज के बारे में बताती है, जहाँ उसके हर हस्बैंड ने उस पर चीट किया था, इसीलिए बोमजा ने उन सभी को डिवोर्स दे दिया। वो ने कहता है कि अगर आप ऐसी हरकतें करती रही तो आपको फिर से जेल जाना पड़ेगा। बोमजा कहती है कि फिर बताओ मैं कहाँ जाऊँ? वो बताता है कि ग्रैंडपा चाहते हैं कि आप घर वापस आओ, इवन उन्होंने ही आपको हर बार बचाया है, इसीलिए आपको घर लौट आना चाहिए। तो बोमजा घर चली आती है, ग्रैंडपा उससे बात करने आते हैं। बोमजा तो उनसे अभी भी नाराज थी, स्पेशली उनकी गर्लफ्रेंड की वजह से, क्योंकि बोमजा को अभी भी लगता है कि उसकी मॉम की मौत की जिम्मेदार गर्लफ्रेंड ही है। ग्रैंडपा उसे बताते हैं कि को हमारी फैमिली से कुछ नहीं चाहिए, उसने तो पहले ही बताया है ना कि उसे पैसे प्रॉपर्टीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो बस मेरी कंपेनियन है। लेकिन बोमजा तो उनकी बात ही नहीं मानती। तो ग्रैंडपा अपने रूम में चले आते हैं, जहाँ वो सियोली के साथ गो खेलने बैठते हैं। इसमें सियोली पहले नाटक करती कि उसे गेम खेलना बिल्कुल नहीं आता, पर आखिर में वो ग्रैंडपा को हरा देती है और उन्हें हराने के लिए एक फेवर मांगती है। ग्रैंडपा कहते हैं कि ठीक है बताओ तुम्हें क्या चाहिए। सियोली कहती कि अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है, कुछ चाहिए होगा तो बता दूंगी। अब हमें यहाँ ऐसा दिखाया जाता है सियोली इतनी भी भोली नहीं है, उसके शायद कुछ बुरे इरादे भी हो सकते हैं। इधर हेइन के मॉम डैड गार्डन में टहल रहे होते हैं, अभी मॉम को एक शूटिंग स्टार दिखता है जिसे देख वो बहुत खुश होती है। डैड कहते हैं कि हेइन को जन्म देने से पहले ऐसे ही तुम्हें शूटिंग स्टार का सपना आया था, इससे तुम कितनी ज्यादा खुश हुई थी, इससे तुम्हें लगा था कि हमें बेटी ही होगी, ये सोचकर तुम कितनी ज्यादा खुश थी। हेइन का नाम आते ही मॉम के चेहरे से स्माइल गायब हो जाती है। मुझे ऐसा तो कुछ याद नहीं। डैड हेइन के बारे में कुछ कह रहे थे पर मॉम बिना सुने जाने लगती है। तो डैड उन्हें रोकते हुए कहते हैं हेइन के लिए इतना भी कठोर मत बनो। मॉम कहती है कि मैंने क्या किया? डैड कहते हैं कि कब तक तुम पास्ट में जो हुआ उसके बारे में सोचोगी, तुम्हें सब भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। मॉम कहती है कि तुमने पहले भी यही कहा था, तुम्हारे डैड को कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए थी, इसीलिए तुम चुप रहे, पर मैं नहीं भूल सकती। भले ही तुम सब उसे भुला सकते हो, पर आज तक ऐसा एक दिन नहीं गुजरा जब मैंने सुवान को याद ना किया हो। तुम सबके लिए उसकी मौत पास्ट होगी, पर मैं हर दिन उस दिन को जीती हूँ। सुवान कितने दर्द में थी मैं फील कर सकती थी, इसीलिए उसकी मौत में जिसकी गलती थी मैं उसे कभी माफ तो नहीं कर सकती, इसीलिए मुझसे एक्सपेक्ट मत करना कि मैं सबको इक्वली ट्रीट करूँ। ये बोलकर चली जाती है। वहीं हम देखते हैं दूर से हेइन उनकी बातें सुन रही थी, जो सुन वो काफी दुखी होती है। तो शायद सुवान की मौत से हेइन भी इन्वॉल्व थी, इसीलिए शायद मॉम हेइन से नाराज है। अब सुवान की मौत की क्या मिस्ट्री है ये तो हमें आगे के एपिसोड्स में ही पता चलेगा। तो हेइन भी काफी सैड होकर घर से बाहर चली जाती है। वहीं हम यूनवो को देखते हैं जो अपने रूम में बैठकर अपने कुछ काम कर रहा था। टाइम देखता है काफी लेट हो चुका था, हेइन अभी तक नहीं आई थी, इसीलिए उसे हेइन की चिंता होती है। वो याद करता है जब उसने डॉक्टर से पूछा था कि हेइन के पास एग्जैक्टली कितने दिन है। डॉक्टर ने उसे बताया था कि हेइन के बचने के चांसेस बहुत कम है, पर कोई मिरेकल भी हो सकता है, क्योंकि इससे पहले भी मैंने ऐसे कई केसेस देखे हैं जिसमें बचने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम होते हैं, वो लोग तक ठीक हो जाते हैं। जो सुन यूनवो हैरान था, पर ये खुशी वाली हैरानी नहीं थी। वो डॉक्टर से पूछता है कि ये मिरेकल्स कब होते हैं, आई मीन कितने साल बाद होते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि ये तो मैं नहीं बता सकता, पर इतना जरूर है कि मिरेकल्स हो भी सकते हैं, इसलिए उम्मीद मत छोड़ना, बस पॉजिटिव रहना और हेइन को भी हमेशा पॉजिटिव सोचने के लिए कहना। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, यूनवो हेइन के उस रेयर ब्रेन ट्यूमर के बारे में सर्च करता है, तो उसे अब्रॉड में ऐसे कई सारे पेशेंट के बारे में पता चलता है जिनको ये बीमारी थी और वो लोग ठीक भी हो चुके हैं। तो वहीं वो एक पेशेंट का इंटरव्यू पढ़ता है जिसे ये ब्रेन ट्यूमर था। डॉक्टर ने उसे बताया था कि उसके पास बस 3 साल है, पर आज वो 30 साल बाद भी जिंदा है, यानी उसकी भी ट्रीटमेंट हो गई थी, जो पढ़कर यूनवो हैरान होता है। ऐसे ही वो घंटों तक इसके बारे में रिसर्च करता रहता है। इसमें उसे कई सारे ऐसे केस मिल जाते हैं जो लोग इस ब्रेन ट्यूमर से बच गए थे। इसमें एक केस में तो
मिरेकल ही हो गया था। पेशेंट एक दिन सुबह उठा, डॉक्टर ने चेक किया तो उसका ब्रेन ट्यूमर अचानक गायब हो गया था, जो देख ह्यूनवू भी सरप्राइज था। तो उसी तरह वो कई सारे आर्टिकल्स पढ़ते रहता है। काफी रात हो जाती है तब हेन घर लौटती है। वो अपने रूम में जाने लगती है पर उसे ह्यूनवू का ख्याल आता है। रियलाइज करती है कि शायद इसने ह्यूनवू को जो कहा ये सही नहीं था, इसीलिए वो ह्यूनवू को देखने उसके रूम जाती है, जहाँ वो ह्यूनवू को टेबल पे ही सोता हुआ देखती है। तो उसे जगाकर बेड पे सोने के लिए कहने आती है। तभी उसकी नजर पड़ती है ह्यूनवू की लैपटॉप पर। इसमें वो रेयर ब्रेन ट्यूमर के बारे में पढ़ रहा था। कई सारे टैब्स ओपन थे जिनमें इसी ब्रेन ट्यूमर के बारे में कई सारे आर्टिकल्स थे, जिन्हें हेन भी देखकर हैरान होती है। इन्हें पढ़ के वो ह्यूनवू को देखती है और सोचती है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी ह्यूनवू को मेरी फिक्र है। तभी ह्यूनवू की भी नींद खुल जाती है। उससे पूछते है कि तुम अचानक यहाँ कैसे? हेन कहती है कि तुम इस तरह क्यों सो रहे थे, बेड पे सो जाओ। ह्यूनवू कहता है सही कहा, तुम भी जाओ सो जाओ। तो हेन उसे गुड नाइट विश करके जाने लगती है, पर कुछ कदम चलने के बाद ही वो रुक जाती है और कहती है सच कहूँ तो मुझे तुम पर डाउट था। मुझे लगा था कि तुम ये जानने के बाद बहुत खुश हो गए कि मैं मरने वाली हूँ। मुझे लगा कि शायद तुम इसीलिए मेरी इतनी केयर कर रहे हो। मैंने तो ये भी शक किया था कि इससे तुम्हारा कोई और ही इरादा है, बट आई एम सॉरी तुम पे डाउट करने के लिए। मुझे पता नहीं था कि तुम्हें सच में मेरी फिक्र है, तुम मेरे लिए इतने सब कुछ पता कर रहे हो। ह्यूनवू कहता है कि तुम्हें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत से मेडिकल मिरेकल्स होते हैं। जो सुन हेन उसकी ओर आने लगती है। ह्यूनवू तो डर के मारे पीछे जाने लगता है। हेन कहती है कि डोंट वरी, चाहे जो हो जाए मैं जीऊंगी, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम्हें पता है मैं अब तक बाहर से टफ दिखने की एक्टिंग कर रही थी, पर असलियत में जब से मुझे मेरी बीमारी के बारे में पता चला मैं अभी काफी डर गई। पता नहीं कैसे कैसे ख्याल मेरे दिमाग में आते हैं। क्या सच में मेरे पास सिर्फ 3 महीने हैं? ट्रीटमेंट से मैं ठीक हो भी पाऊंगी या नहीं? क्या मुझे गिव अप कर देना चाहिए? पता नहीं मेरे मरने पे कोई दुखी होगा भी या नहीं? मेरी फैमिली को कोई फर्क पड़ेगा या नहीं? ऐसे हजारों ख्याल मेरे दिमाग में आते हैं, पर सिर्फ तुम हो जो चाहते हो मैं जिंदा रहूं। ह्यूनवू शॉकिंगली कहता है कि मैं, पर फिर कहता है हाँ सही कहा, मैं चाहता हूँ तुम जिंदा रहो। हेन कहती कि मेरे लिए ये टाइम बहुत टफ था, पर तुमने मुझे काफी उम्मीद दी है। मैंने भी इस पे बहुत रिसर्च की है। दूसरे कई देशों में ऐसे बहुत सारे केस हैं और वहाँ के डॉक्टर्स इस पर रिसर्च भी कर रहे हैं, इवन इसके लिए दवाइयाँ भी डेवलप कर रहे हैं। मैंने कई रिसर्च सेंटर में कॉन्टेक्ट किया है। मैं इस रिसर्च करने में उन्हें फाइनेंशियली हेल्प करूंगी, जिससे वो लोग मेडिसिन बना ही लेंगे। इस पर मुझे पूरा भरोसा है। जो सुन ह्यूनवू शॉकिंगली कहता है कि क्या सच में? हेन कहती क्या तुम ये सुनकर इतने खुश हो? ह्यूनवू कहता है हाँ मैं बहुत खुश हूँ। तो हेन उसके और थोड़े करीब आकर कहती है डोंट वरी, मैं सिर्फ तुम्हारी खातिर इतनी आसानी से नहीं मरूंगी। जो सुन ह्यूनवू हाँ में सर हिलाता है। तो हेन बहुत खुश होकर अपने रूम चली जाती है, पर हम देखते हैं ह्यूनवू तो दरवाजे के पास ही बैठ जाता है। पर उसके एक्सप्रेशन से हम समझ पाते हैं इसे तो बस इस फैमिली से निकलने की चिंता थी। इसके बाद हम सुचल को देखते हैं जो अपनी वाइफ और बेटे के साथ एक सेल्फी खींच रहा था, पर दाहे उसे मना कर देती है क्योंकि वो ये फोटो अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करना चाहता था। तो यहाँ हमें पता चलता है कि इनकी शादी भी सीक्रेट है और सुचल के पेरेंट्स ये नहीं चाहते दाहे के बारे में बाहर किसी को भी पता चले। पर सुचल अपने वाइफ एंड अपने बेटे को दुनिया से इंट्रोड्यूस कराना चाहता है, पर दाहे उसे कहती कि इससे तुम्हारे मॉम डैड नाराज हो सकते हैं और मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती, इसीलिए ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए सुचल मान जाता है। तो दाहे उसे कहता है कि मेरा भाई तुम्हें एक इन्वेस्टर से मिलाना चाहता है। वो अब तक फॉरेन कंपनीज में इन्वेस्ट करता था, पहली बार वो कोरिया आया है और उसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो हर्षाइना ग्रुप के प्रेसिडेंट को जानता है। तो तुम उसके जरिए हर्षाइना ग्रुप के साथ डील करके ग्रैंडपा को खुश कर सकते हो, क्योंकि वो कोरिया के कंपनीज में ट्रिलियंस में इन्वेस्ट करना चाहता है। पर एक प्रॉब्लम है कि वो हेन के कॉलेज का दोस्त है। तभी हम देखते हैं कि एक पार्टी में युनसोंग आता है, जहाँ कुछ देर में हेन भी पहुंच जाती है। अब ये पार्टी हर्षाइना ग्रुप के प्रेसिडेंट ने ही रखी थी, तो पार्टी में प्रेसिडेंट हरमन को देखकर हेन उनकी ओर जाने ही लगी थी कि तभी उसकी एक कॉलेज फ्रेंड उसे रोक लेती है। यह इनकी फ्रेंड कम उसकी राइवल ज्यादा थी, क्योंकि वो भी यहाँ अपने हस्बैंड के साथ हर्षाइना ग्रुप के प्रेसिडेंट से ही मिलने आई थी और युनसोंग इन दोनों का ही कॉलेज फ्रेंड था। पर ये हेन को ताना मारने लग जाती है। तो वो हेन को बताती है कि तुम जरूर जानती होगी कि प्रेसिडेंट हरमन फैमिली वैल्यूज में ज्यादा बिलीव करते हैं और जो कंपनी हर मामले में बेस्ट होगी वो सिर्फ उन्हीं के साथ पार्टनरशिप करेंगे। बट सैडली तुम यहाँ अकेले आई हो। आसपास देखो हर कोई अपने फैमिली या फिर अपने पार्टनर को साथ लेकर आए हैं, पर तुम्हारा ना कोई फ्रेंड है ना ही तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ आया है, इसीलिए तुम्हारा तो कोई चांस ही नहीं है। ये बोलकर वो चली जाती है। तो हेन वॉशरूम जाकर ह्यूनवू को कॉल लगाती है, उसे जल्दी से यहाँ आने के लिए कहती है, पर ह्यूनवू बताता है कि मैं अभी कोर्ट में हूँ और अभी एक ट्रायल चल रही है। ये कहकर वो कॉल काट देता है। तो हेन थोड़ी अपसेट होकर बाहर आती है, जहाँ फिर से उसे वही कॉलेज फ्रेंड मिल जाती है जो उसे अगेन ताना मारते हुए कहती है कि मैंने सुना तुम्हारा हस्बैंड शायद बिजी है, उसके पास तुम्हारे लिए टाइम ही नहीं है। लोग शायद सही कहते हैं कि तुम दोनों का रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा। मैंने तो किसी को ये गॉसिप करते हुए सुना था कि तुम लोग डिवोर्स लेने वाले हो। हेन कहती है ऐसी कोई बात नहीं, उसे इग्नोर करके जाने लगती है। पर ये तो उसके पीछे ही पड़ जाती है। कहने लगती है कि तुम्हारी लाइफ थोड़ी अच्छी हो जाती है अगर तुमने कॉलेज में युनसोंग का प्रपोजल एक्सेप्ट किया होता। तो हेन पूछती तुम अचानक उसकी बात क्यों कर रही हो? तो ये कहती कि क्या तुम्हें नहीं पता कि मिस्टर हरमन का राइट हैंड कौन है? वो हमारा कॉलेज फ्रेंड युनसोंग है। वो भी एक बहुत ही सक्सेसफुल इन्वेस्टर है। तभी हेन मिस्टर हरमन के पास युनसोंग को देखती है, जिसे देख वो हैरान रह जाती है। तभी उसकी फ्रेंड युनसोंग को बुलाती है, तो युनसोंग इनकी ओर आने लगता है। हेन तो बस उसे देखते ही रह जाती है। तो युनसोंग इस ड्रामे का सेकंड मेन लीड है। अब इसके एंट्री के बाद हेन और ह्यूनवू के लाइफ में क्या होता है देखेंगे हम अगले पार्ट में। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।